हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है लर्निंग, उसका आज आपका पार्ट थर्ड होने वाला है। और आज आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी आप लोगों ने देखा होगा एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है लर्निंग का, अधिगम का। और मैंने आपको बताया भी था, इसके अलावा इसका कई गुना बड़ा चैप्टर है। लेकिन सीटेट के एग्जाम में जितना मैंने आपको कराया हुआ है उतना ही आपके एग्जाम में आता है। और मैंने तो काफ़ी डिटेल में आपको करा दिया है सीटेट के लिए, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज आपके लर्निंग यानी कि अधिगम के पार्ट थर्ड की। किसकी? आज हम लोग बात करेंगे लर्निंग यानी कि आपका जो अधिगम होता है उसके पार्ट थर्ड की बात कर लेते हैं। और आज लर्निंग को खत्म कर देते हैं। मतलब आप लोगों की हमारी लर्निंग तो पूरी जिंदगी भर चलेगी, ठीक है, क्योंकि पूरी जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन आपके सीटेट के एग्जाम के लिए इतनी ही काफी रहने वाली है, ठीक है। आ जाओ भाई, जल्दी से आप लोग आ जाइए। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। यहाँ पर इंदु, बलराम, संगीता, अर्पिता, ज्योति, काजल, सुनील, नित्या, महिमा, काजल, अमित कुमार, यूजर। ये कैसा नाम है भाई, यूजर। ठीक है, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। पल्लवी, आ, मान सिंह, फूल कुमारी, शालू, खुशबू, रचना, दीक्षा, खुश, पल्लवी, अभय कुमार, डिम्पल कुमार, अर्चना कुमारी, सुनीता, सुधा, सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक, तो चलिए अपने क्लास की शुरुआत कर लेते हैं पार्ट थर्ड की। और आज लर्निंग के चैप्टर को निपटा डालते हैं। उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों को दे रखे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों को दे रखे हैं, इनकी जाकर आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करना, ठीक है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट बचता है आपका तो मुझे क्लास के अंदर बताना, ठीक। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना, जो जो चैप्टर आपको कराता जा रहा हूँ। वैसे तो मैं खुद साथ के साथ आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन डालता रहता हूँ, बट फिर भी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा, थ्योरी को डिटेल में पढ़ा, डिटेल में समझा, और उसके बाद जब आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर जाओगे, ये चैप्टर आपके माइंड के अंदर हमेशा छप जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, अगर मैं पार्ट थर्ड की बात करूं तो पार्ट थर्ड के अंदर मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा अधिगम के पक्ष के बारे में बताऊंगा। यानी जो एस्पेक्ट्स होते हैं लर्निंग के, अधिगम के पक्ष होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। हालांकि यार इसके ऊपर एक वीडियो आपके लिए आएगी, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि अधिगम के बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, ठीक है। लेकिन वो सिद्धांत दुनिया भर के आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपके नहीं आते। एक आधा कोई आ गया तो आ गया, और वो भी मैं आपको वर्बली समझाता रहता हूँ। देखिए, जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, अधिगम के पक्ष की बात करता हूँ, तो एक आपके सामने नाम देखने को मिलता है। वो है आपके सामने कि जो लर्निंग के कॉग्निटिव, अफेक्टिव और जो साइकोमोटर डोमेन की बात करी थी, जिनके अंदर नाम आता है आपके बेंजामिन ब्लूम का, ठीक है। यानी ब्लूम्स टेक्सोनोमी के सामने दिया रहेगा, जिन्होंने लर्निंग को तीन एस्पेक्ट में, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था। बेंजामिन ब्लूम आप लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। बेंजामिन ब्लूम की एक थ्योरी मैंने कराई हुई है पूरी की पूरी, वो मैं आप लोगों के लिए क्लास के अंदर अपलोड करवा दूंगा। वो थ्योरी आप लोगों के लिए मैंने ऐसे करवाई हुई है, वो सिर्फ सीटेट के लिए काफी नहीं है। सीटेट के बाद भी आप लोग जिस एग्जाम को देते हो और जिसके अंदर आपके बेंजामिन ब्लूम्स यानी कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो उस पर आधारित आपको सभी क्वेश्चन आप लोग इजीली लगा पाओगे। वो थ्योरी आप लोगों के लिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने जैसे, टैक्सोनॉमी का मतलब यही होता है आपका कि क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन। यानी कि जो शिक्षा के जो उद्देश्य है उनका यहाँ पर क्लासिफिकेशन करा, सीखने के जो उद्देश्य है क्लासिफिकेशन करा, कि कोई बच्चा होता है किस प्रकार से सीखता है, किस प्रकार से लर्निंग करता है। तो तीन एस्पेक्ट उन्होंने बताए थे। जब आप लोग शिक्षा नीति 2020 भी पढ़ोगे तो वहां पर एक पॉइंट आता है 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड। यानी अब जो बच्चों को 360 डिग्री प्रगति पत्र, या जिसको आप लोग कह सकते हो प्रोग्रेस कार्ड कह सकते हो आप लोग उसको, या उन्नति पत्र कह सकते हो, उस प्रगति पत्र में भी बच्चों के इन तीनों एस्पेक्ट की बात करी जाएगी। कौन से? कॉग्निटिव डोमेन, आपके अफेक्टिव डोमेन, और तीसरे साइकोमोटर डोमेन की। यानी जो बच्चा दिमाग के माध्यम से चीजें सीख रहा है, यानी कि अपने सब्जेक्ट सीख रहा है। दूसरे बच्चे के जो सीखने के दौरान जो इमोशन यहाँ पर क्लासरूम में या स्कूल के अंदर होते हैं, यानी कि अफेक्टिव डोमेन। और तीसरा जो बच्चा शारीरिक क्रियात्मक रूप से यानी कि फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से सीख रहा है, खुद करके सीख रहा है, यानी कि आपका साइकोमोटर डोमेन। बाकी जब उस थ्योरी को आप लोग डिटेल में पढ़ लोगे तो सभी आपको समझ में आ जाएगी। फिर उसके अंदर होर्ड्स क्या होते हैं, लोड्स क्या होते हैं, वो सभी उसके अंदर पढ़ लोगे। तो यहाँ पर अगर मैं इन्हीं एस्पेक्ट की बात करूं तो हल्का से इनके ऊपर नजर डालिए, वरना ब्लूम्स ने इनको बहुत बढ़िया प्रकार से बताया हुआ है। और ब्लूम्स के बाद आपके सचिन सर ने भी बहुत बढ़िया प्रकार से बताया हुआ है। आपको सीटेट के बाद भी आपको एक काम करेगी जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपके लिए आएगी, ठीक है। जैसा अगर मैं बात कर रहा था यहाँ पर आपके पहले डोमेन की बात कर रहा था, ठीक है, पहले पक्ष की बात कर रहा था, तो पहला पक्ष आपके सामने दिया हुआ है ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि नॉलेज एस्पेक्ट।
जहां पर आप लोग क्या काम करते हो, अपनी नई नॉलेज को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हो, यानी कि नए ज्ञान का यहाँ पर आप लोग क्या काम करते हो, निर्माण करते हो। ठीक है, क्या काम करते हो, नए ज्ञान का यहाँ पर आप लोग निर्माण कर रहे हो, नई इंफॉर्मेशन का निर्माण कर रहे हो। ठीक है, हालांकि इनसे 2005 ने कहा था कि इंफॉर्मेशन को ज्ञान मानने से बचा जाए, लेकिन जो इंफॉर्मेशन को ज्ञान में कन्वर्ट कर दे उसको क्या कहा जाता है, उसको टीचर यानी कि फैसिलिटेटर कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी कोई इंफॉर्मेशन हो, जो भी कोई फैक्ट हो, जो भी कोई नई नॉलेज हो, उसका जो निर्माण होता है वो आपके नॉलेज एस्पेक्ट यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष में आता है, या फिर आप लोग कहते हो जैसे कोग्निटिव डोमेन की बात आते हैं, जिसमें आप लोग अपने मानसिक रूप से जितनी भी चीजें सीखते हो, मान लीजिए सीडीपी सीख रहे हो, ईवीएस सीख रहे हो, लैंग्वेज सीख रहे हो, आप लोग यहाँ पर सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स कुछ भी सीख रहे हो, तो अपने ज्ञानात्मक पक्ष से यहाँ पर सीख रहे हो, नई नॉलेज का यहाँ पर निर्माण आप लोग कर रहे हो। अब देखिए इसका कुछ यहाँ पर प्रकार के बारे में बात दी हुई है, हालांकि आपके एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आने का कि ज्ञानात्मक पक्ष के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये सब आपके टेट वगैरह या आगे के एग्जाम में DSSB या सुपर टेट वगैरह में आता है। सी टेट में कभी आपके इस प्रकार से देखने को नहीं मिलेगा, बट इनकी नॉलेज आपको होना जरूरी है, क्योंकि यहां से आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है। देखिए अगर मैं आपके सामने बात करूं नॉलेज एस्पेक्ट यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष के पहले पक्ष की बात करूं, आपके सामने इंग्लिश में देखिए, हिंदी में कंफ्यूज हो जाओगे, परसेप्चुअल लर्निंग। ठीक है, क्या है परसेप्चुअल लर्निंग, यानी कि जब हम लोग किसी भी चीज के बारे में परसेप्शन बना लेते हैं, जैसा आप लोगों ने छोटे बच्चों को देखा होगा, तो जो छोटा बच्चा परसेप्शन बनाता है वो किसके माध्यम से बनाता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बनाता है। ठीक है, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बनाता है, यानी कि अपने जो उसके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी जो उसके जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, और कौन कौन से हैं बताना जरा, प्याजे वाले के अंदर मैंने बताया था सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, उसके माध्यम से किसी भी चीज के बारे में परसेप्शन बना लेता है। ठीक है, ये जानवर है, ये हमारी मम्मी है, ये पापा है, ये दूध है, ये पानी है, ये हमारा घर है, इस प्रकार से बच्चा परसेप्शन बना लेता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अभी जो इससे पिछली बार सीटेट का एग्जाम हुआ, तो जैसे जो बच्चे भी 130 प्लस लाते हैं, 140 प्लस लाते हैं, तो मैंने कहा हुआ है कि उनका मैं इंटरव्यू जरूर लिया करूंगा। बीच में मैंने सीरीज रोक दी थी, मुझे बड़ा ओड फील हो रहा था कि यार बार बार क्या मतलब इनका इंटरव्यू लो, फिर बच्चे कहने लगे कि सर आपने हमारा इंटरव्यू नहीं लिया और मतलब ये सही नहीं करा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर इस सीरीज को शुरू कर देता हूँ, जो भी 130 प्लस लाएगा उसका इंटरव्यू दूंगा। अब उसके अंदर एक कैंडिडेट आया था, उसका मैं नाम भूल गया, भी आया था 21 जनवरी वाले एग्जाम के अंदर। तो उसने कहा कि सर, मैंने पूछा कि भाई कैसे कैसे तैयारी कहाँ से स्टार्ट करी थी, तो क्या मैंने कहा, तो कहने लगा कि भाई सर सबसे पहले मैंने आपकी क्लास देखी थी, फिर मैराथन क्लास देखी थी, टॉपिक वाइज देखी थी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा किसने बताया, कह रहा सर बताया तो मेरे सीनियर ने था, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानता था। मैंने कहा कैसे भाई, कह रहा सर आपकी वो शॉर्ट्स वीडियो आती थी, जो आपका एक दूसरा चैनल है सचिन एकेडमी ऑफिशियल के नाम से, जो आपका दूसरा चैनल है, एक सेकेंड। सॉरी भाई, आपको डिस्टर्ब हुआ थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, उस लड़के से, उस लड़के ने कहा सर मैं पहले से आपको जानता हूँ, क्योंकि जो आपका एक दूसरा चैनल है सचिन एकेडमी ऑफिशियल, आप लोगों ने भी, कुछ लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया होगा। ठीक है, सचिन एकेडमी ऑफिशियल के नाम से, क्योंकि यही मेरे दो चैनल है और मेरे कोई चैनल नहीं है। स्टूडेंट दुनिया भर के चैनल बना लेते हैं, कुछ अगर गलत करते हैं तो उनको मैं स्ट्राइक भिजवा देता हूँ, जो अपना विचार करते रहते हैं उनको कुछ नहीं कहता। तो सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मेरी टीम वाले क्या काम करते हैं, जैसे मैं कहीं बाहर घूमने गया तो वहाँ पर मेरी वीडियो शूट कर लेंगे, अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो मेरी वीडियो शूट कर लेंगे। पहले मैं बड़ा मना करता था, मैंने कहा भाई मुझे बढ़िया नहीं लगता इस तरीके से वीडियो बनाना। ठीक है, तो कहने लगे कि नहीं इसको बनाया करो, क्योंकि स्टूडेंट देखना चाहता है कि मतलब उनका टीचर क्या कर रहा है रियल लाइफ में, कहाँ घूम रहा है। तो मुझे शुरू में बड़ा अजीब लगा, ठीक है, लेकिन जबरदस्ती मेरी टीम वालों ने मुझे बना लिया। कह रहे चलो सर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक काम तो कर सकते हो, आप जैसे जा रहे हो चल रहे हो उसकी बना ले, अगर खा रहे हो, अगर कहीं घूम रहे हो, अगर बाइक चला रहे हो, तो आपको बोलना नहीं है कुछ भी, तो हम आपकी वीडियो शूट कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, कर ले भाई वीडियो शूट। तो उस दूसरे वाले चैनल पे इस प्रकार की वीडियो मेरे से संबंधित आने लगी, जिस पर मिलियंस के अंदर व्यू पहुंच गए। ठीक है और मेरी टीम वालों ने देखा कि मतलब देखो सर कितने बच्चे आपसे प्यार करते हैं, मिलियंस के अंदर व्यू जाते हैं उन वीडियो के अंदर। तो जो स्टूडेंट आया था जिसके 130 प्लस थे, तो कहने लगा सर मैंने पहले आपकी कुछ वीडियो देखी थी, तो पहले मैं बड़ा कंफ्यूज था कि यार ये कौन सर है, मतलब और काफी जगह देखने को मिलते हैं, और मतलब क्या पढ़ाते किस तरीके से कराते, तो सर मुझे पता नहीं था कुछ भी। लेकिन उसके बाद जब मुझे मेरे सीनियर्स ने बताया कि भाई अगर आपको तैयारी करनी है टीचिंग एग्जाम की, या जैसे आपका सीटेट का एग्जाम, आप सचिन सर से जाकर पढ़ लीजिए,
तो जो पहले मैंने परसेप्शन बनाया हुआ था कि यार ये तो सर लगते नहीं है, ये तो अपना इसी प्रकार से घूमते रहते चलते रहते हीरो की तरह एंट्री लेते रहते हैं, तो उन्होंने एक परसेप्शन बना लिया, ठीक है। परसेप्शन कैसे बनाया, मान लीजिए देखकर बना लिया, एक अपने सेंसरी ऑर्गन का यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया, तो उन्होंने परसेप्शन बना लिया इस प्रकार का। और परसेप्शन करके क्या सीखा कि हाँ टीचर तो है, बट ये नहीं पता किस चीज़ के टीचर है, क्या पता कोई फिजिकल के टीचर हो, क्या पता यार कुछ और पढ़ाते हो, ठीक है। तो उन्होंने जो परसेप्शन बनाया था, उसके बाद जब वो मिड सब पढ़े, उन्होंने तैयारी करी है, उसके बाद जब इंटरव्यू देने आए तो तब उन्होंने ये वाली चीज़ बताई। तो देखिए हम लोग बहुत सी चीज़ों का परसेप्शन बना लेते हैं और उसके आधार पर यहाँ पर सीखते हैं। आप लोगों ने भी बहुत चीज़ों के बारे में परसेप्शन बनाया होगा, और जरूरी नहीं है जिस चीज़ के बारे में परसेप्शन बनाए वो ठीक ही होता है। तो कहने का मतलब है जब हम लोग यहाँ पर किसी चीज के बारे में परसेप्शन बना लेते हैं या कुछ नई नॉलेज का कंस्ट्रक्ट करते हैं, नई नॉलेज का निर्माण करते हैं, उसको सीखते हैं, तो ये आपका परसेप्चुअल लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने देखो दूसरे चैनल के बारे में कितने कितने लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है। अब क्या मैंने कर दिया, ठीक है, ठीक है। कुछ कार आएगी सर हमने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। मैं रोज देखती थी, ठीक है। नाक कान आँख, तीन ही बताए बस, नाक कान और आँख, दो रह गए, ठीक है। अभी भी जो आउटर रूप से जो सेंसरी ऑर्गन है दो रह गए, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, इस प्रकार से परसेप्शन बना के यहाँ पर सीख लेते हैं। दूसरा यहाँ पर आ रहा है कंसेप्चुअल लर्निंग। क्या आ रहा है, दूसरा आ रहा है कंसेप्चुअल लर्निंग, ठीक है। जब आप किसी चीज को समझ कर सीखते हैं, उसके किसी भी चीज के गुण और अवगुण, यानी कि अगर मैं बात करूं उसके गुण और अवगुण, या कह सकते हो गुण और विशेषताओं के आधार पर जब आप किसी चीज के बारे में यहाँ पर सीख जाते हो, जैसा आप लोगों को पता चल गया, परसेप्शन बना लिया, यार ये तो सचिन सर है, ये हमें पढ़ाते हैं, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कराते हैं, सीटेट पढ़ाते हैं। अब जरा इनके गुण देखे जाए, क्या पढ़ा रहे हैं ये, अच्छा सीडीपी पढ़ा रहे हैं पेड क्लास के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अच्छा हमें सीडीपी तो पढ़नी है भाई, हमारे एग्जाम के अंदर काम आनी है, क्यों, क्योंकि सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको हेल्प करता है, जो पैडागोजी हेल्प करती है। तो आपने सीडीपी के प्रति एक कंसेप्ट बना लिया, और साथ के साथ मेरे प्रति भी कंसेप्ट पढ़ा लिया कि ये पढ़ाएगा मैं, क्योंकि फीस तो हमने इन्हीं को दी है ना। तो ये होती है कंसेप्चुअल लर्निंग होती है, ठीक है, जो आप लोगों ने देखा भी होगा जब किसी चीज के बारे में आप समझ बना लेते हो। जैसा आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा कैसे बनाता है किसी चीज के प्रति, किसी कंसेप्ट के प्रति समझ कैसे बनाता है। जैसे अगर छोटे बच्चों को मान लीजिए डॉग मिल गया, ठीक है, छोटे बच्चों को फॉर एग्जाम्पल कोई भी डॉग मिल गया, तो अगर जब वो ये देखता है कि जो जानवर है जिसकी चार टांगे होती है, जिसकी पूंछ है, और जो यहाँ पर भौ भौ की आवाज निकाल रहा है, तो इन सभी विशेषताओं को एक साथ जोड़ लेता है कि यार चार टांगे हैं, इसकी यहाँ पर मूछें भी है, पूंछ भी है, और भौ भौ की आवाज निकाल रहा है, तो समझ लो ये डॉगी है यहाँ पर। तो इस प्रकार से किसी वस्तु, किसी मूर्त चीज के बारे में यहाँ पर अगर उसकी विशेषताओं के आधार पर कुछ समझ बनाई जाती है, तो यहाँ की कंसेप्चुअल लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। समझ गए आप लोग इसको, बिल्कुल ठीक आप लोग बता रहे हो। नाक कान आंख जीव और त्वचा, वेरी गुड भाई। तो ये बात आप लोग सीख गए। अगले के अगर दो हो गए हमारे, अगले के अगर मैं बात करूं एसोसिएट लर्निंग, यानी जब आप किसी चीज को एसोसिएट करके सीखते हो, यानी कि मान लीजिए आपने नए ज्ञान का निर्माण कर लिया, ठीक है, नई नॉलेज को आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों ने न्यू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर लिया, नए ज्ञान का निर्माण कर लिया, कुछ भी नए ज्ञान का निर्माण करा। मान लीजिए पहले आपको कुछ पता ही नहीं था सीडीपी के बारे में, तो धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा सीडीपी क्या होती है, क्या पढ़ना होता है, कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं। ये पियाजे वाइगोत्स्की कोल्बा बहुत सुने थे भाई, कौन सी बला होती है, जरा इनको समझते डिटेल में। देखिए पढ़ाने के ऊपर अगर बात करी जाए, जैसे आपका सीटेट का एग्जाम है, पता मुझे मुझे इस एग्जाम के अंदर खास बात क्या लगती है, इस एग्जाम के अंदर खास बात यह है, यहाँ पर फैक्चुअल नॉलेज आपकी कम पूछी जाती है, यहाँ पर आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत पूछी जाती है। और यहाँ पर अगर आपने, और साथ के साथ जो आपको पढ़ाने वाला टीचर है, अगर उसको गहराई तक नॉलेज नहीं है, तो आपको एक ऊपरी ऊपरी सीमा तक आपको पढ़ा देगा। जीन प्याजे है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, चार अवस्थाएं दी, उसमें ये अवस्थाएं दी, लेकिन वो अवस्थाएं क्यों दी, उन अवस्थाओं के अंदर क्या दिक्कत थी, क्यों आलोचना हुई थी, क्यों जीन प्याजे का इतना इंटरेस्ट गया था थिंकिंग के अंदर, थिंकिंग क्या होती है, क्या क्या चीजें होती है। जब इन कंसेप्ट को डिटेल में और बहुत गहराई से समझाया जाता है आप लोगों को, तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देगा ना, वो सीधा सा हलवा क्वेश्चन देता है, नो डाउट वो भी देता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन को इतना घुमा कर देगा, अगर आपको उन कंसेप्ट की बिल्कुल समझ है तो आप लोग उसका आंसर दे पाओगे। इसलिए आपको अपने कंसेप्ट की नॉलेज को, यानी किसी समझ को अपने विकसित करने के लिए एक टीचर भी अपना सेलेक्ट कर लेना, जैसा आप लोगों ने मुझे करा है।
ताकि जो आपको चीजें ऊपरी ऊपरी लेवल पर ना कराकर डिटेल में समझाए। और मान लीजिए आपका कोई दूसरा एग्जाम है जिसमें आपकी फैक्चुअल नॉलेज पूछी जाती है, तो फिर उसमें आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फैक्चुअल चीजें आप लोग याद कर लेना, ठीक है। और जो भी नई नॉलेज आपके सामने आए, मैं अपने तीसरे पॉइंट पर था, जो भी नई नॉलेज आपके सामने आए, नया ज्ञान आपके सामने आए, उसको आप लोग किसी अन्य चीज से एसोसिएट करके सीखते हो, उससे अन्य चीज से लिंक करके सीखते हो। यार सीडीपी हमने यहाँ पर सीटेट में तो सीख ली, नया ज्ञान अर्जन कर लिया, अरे यार ये तो डी ट्रिपल एस पी के अंदर भी मतलब हमारी हेल्प कर रही है। मतलब ये नहीं है कि यहाँ जब बहुत सारी चीज आएगी, लेकिन आएगी जरूर आपके एग्जाम में, आपको हेल्प करेगी सीडीपी, ठीक है। यार उसमें भी हेल्प कर रही है, तो आपने नए सब्जेक्ट के साथ इसको यहाँ पर एसोसिएट कर लिया, यानी डी ट्रिपल एस पी के पेपर के साथ एसोसिएट कर लिया, सुपर चैट के साथ आप सुपर टैट के साथ आप इसको एसोसिएट कर सकते हो। तो इस प्रकार से अपने ज्ञान का निर्माण आप लोग कर सकते हो, जो 3 पॉइंट यहाँ पर दिए हुए थे। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, जो आता है आपका भावात्मक पक्ष, यानी कि इमोशनल एस्पेक्ट, जो मैं आपको बताऊंगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर। देखिए जब हम लोग यहाँ पर कोई चीज सीखते हैं, या छोटा बच्चा अपने स्कूल में जाकर चीजें सीखता है, तो अपने कोग्निटिव डोमेन का तो यूज करता ही करता है, दिमाग का तो यूज करता रहता है, लेकिन उसकी फीलिंग्स, उसकी जो भावनाएं होती है ना, उस बच्चे की जो फीलिंग्स होती है ना, भावनाएं, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। मैंने आपको डेवलपमेंट के डोमेन बताए थे, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशियो और इमोशनल डेवलपमेंट। और मैंने कहा था आज की डेट के अंदर, करंट के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण डोमेन देखा जा रहा है ना, वो इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि संवेगात्मक विकास यहाँ पर बच्चे का देखा जा रहा है, कि कौन इमोशनली रूप से कितना डेवलप यहाँ पर हो चुका है। तो अगर आप लोग भी यहाँ सीखने आए हो ना, तो आप लोगों का कोग्निटिव डोमेन के साथ साथ में नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के साथ साथ में आप लोगों की फीलिंग्स भी यहाँ पर जुड़ी हुई है सीखने से संबंधित। क्यों? आप लोगों को यहाँ पर जॉब लेनी है, आप लोगों को अपना एग्जाम पास करना है, अपनी जिंदगी सुधारनी है, ठीक है। तानों से आपको दूर जाना है ताकि आपको कोई ताने ना दे, ठीक है, और अपनी जिंदगी को सुधार सके। तो आप लोगों की फीलिंग्स यहाँ पर जुड़ी हुई है, तभी आप लोग यहाँ पर सीख रहे हो, वरना मजाल है हुरामे और आपको कोई दुनिया की ताकत सिखा दे। तीसरे पक्ष की बात करूं, अगर मैं यहां पर बात करूं, आपके तीसरे पक्ष की बात करूं, आपके क्रियात्मक पक्ष की, यानी कि फंक्शनल एस्पेक्ट की, जिसको आप लोग कह सकते हो लर्निंग बाय, जब बच्चा डूइंग के माध्यम से सीखता है, यानी कि बच्चा खुद करके सीखता है। कैसे? क्रियात्मक रूप से बच्चा सीखता है, यानी कि यहां पर सीखता है बच्चा फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से। किसके माध्यम से बच्चा सीखता है? यहां पर फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से, यानी कि जो शारीरिक गतिविधियां होती है। अब बच्चा स्कूल में जाकर दिमाग का यूज करके सब्जेक्ट पढ़ रहा है, बच्चे के पढ़ने के दौरान उसके इमोशन भी स्कूल के अंदर या क्लास के अंदर है, लेकिन बच्चा कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं कर रहा। अगर बच्चों को आपने देखा होगा, जब स्कूल में जाकर बच्चा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करता है, कोई गेम खेलता है या दौड़ लगाता है या किसी प्रकार के क्रिकेट वगैरह के अंदर पार्टिसिपेट करता है, या अपने दोस्त यारों के साथ भी अगर कुछ खेलता है, ग्रुप बना के खेलता है, तो वहां पर उसका जो शारीरिक क्रियाएं होती है वो इन्वॉल्व होती है, उसके शरीर की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है, और वो भी बच्चे के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए ये वाला कंसेप्ट जो पहले होता था कि नहीं हम अपने बच्चों को खिलाएंगे, नहीं, खिलाया करो यार। और खासकर जो आपका छोटा बच्चा होता है ना, उसको शुरुआत में तो ज्यादा से ज्यादा खेलने के लिए आप लोग बोलिए उसको, क्योंकि खेल के माध्यम से मैंने आपको बताई थी कितनी सारी महत्वपूर्ण चीजें निकलती है। बच्चा नैतिकता की भावना सीखता है, बच्चा आपस में नैतिकता की भावना के साथ साथ में सहयोग की भावना सीखता है, उसका शारीरिक विकास के साथ साथ में मानसिक और सामाजिक विकास होता है, इमोशनल विकास भी अगर होता है। अगर मान लीजिए कोई दिव्यांग बच्चा भी उसके साथ में यहाँ पर खेल रहा है, और हम लोग अपने बच्चों को क्या काम करते हैं, नहीं खेलने नहीं जाएगा, चल बैठकर पढ़। ज्यादातर फोकस हमने किस चीज के ऊपर करा? कोग्निटिव डोमेन के ऊपर, जो शुरू से ही हम लोग करते आ रहे हैं, इनफैक्ट आज भी हो रहा है। तभी तो नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कहा जा रहा है कि सारा इसी के ऊपर डालोगे और नहीं डालोगे बच्चे के ऊपर। तो इसलिए अपने बच्चों को बार बार ये वाली चीज मत कहिए जो हमें बोली गई थी, आप लोगों को भी बोली जाती थी, कि खेलना नहीं है, बस पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, खेलना नहीं है, ठीक है। तो अपने बच्चों को जितना पढ़ना जरूरी है, उतना ही ज्यादा उनके लिए खेलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खेलने के माध्यम से बच्चा बहुत चीजें यहाँ पर सीखता है। आज की डेट के अंदर मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोगों आज की डेट के अंदर क्या एक खेलने से संबंधित एक गंभीर समस्या नहीं आ रही है? जैसे अगर मैं बात करूं, अगर अपने बचपन की बात करूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं, बचपन का लेता हूं। क्या, एक बात बताइए, क्या सभी का बचपन एक जैसी होता है, या सभी का बचपन अलग अलग होता है? क्या सभी का बचपन आपका सेम रहा होता है? क्या सभी का बचपन आपका सेम होता है, या फिर आपका अलग अलग होता है? पहले तो यही पॉइंट निकल कर आता है। देखिए जो बचपन होता है, चाहे मेरा बचपन हो, आप लोगों का बचपन हो, हमारे मम्मी पापा का बचपन हो, किसी का भी बचपन हो, वो सेम नहीं होता। वो कैसा होता है? वो सभी का बचपन अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कोई आर्थिक तौर पर कोई बच्चा है, आर्थिक तौर पर मान लीजिए कोई अमीर बच्चा है, कोई गरीब बच्चा है, उनका बचपन अलग अलग देखने को मिलेगा।
जो अमीर घर का बच्चा होगा वो गाड़ी के अंदर घूमेगा, गेम भी ऐसे खेलेगा कि जो बड़े बड़े मतलब लोग गेम खेलते हैं, कभी गोल्फ खेलेगा, कभी कुछ वीडियो गेम यहाँ पर खेलेगा। और जो गरीब घर का बच्चा वो क्या खेलेगा, वो क्या खेलेगा, गरीब घर का बच्चा जो खेलेगा वो जाकर तालाब में लेट जाएगा, वो जाकर नदी के अंदर कह रहा हूँ, नहर के अंदर कूद जाएगा, खेतों के अंदर खोलता हुआ मिलेगा। बचपन के अंदर वो आते थे, वो लकड़ी चलाते थे, लकड़ी से वो बनाते थे गाड़ियाँ, उस गाड़ियों को यहाँ पर चलाते थे, बनाई आप लोगों ने? जब कभी मैं गांव के अंदर जाता था उससे बनाते थे, ट्रक बना लिया, कभी कुछ बना लिया, कभी गिल्ली डंडा खेलते। अब अमीर घर के बच्चों को क्या पता गिल्ली डंडा, वो कहेगा व्हाट इज गिल्ली डंडा मम्मी। मम्मी कहेगी आई डोंट नो बेटा, पता नहीं क्या इजाद किया है, ये तो इन्होंने करा हुआ है। लेकिन जो मतलब गांव देहात के अंदर बच्चे होंगे, आप जैसे बच्चे होंगे, सबको पता है गिल्ली डंडा। तो इसलिए कहा जाता है कि सभी का बचपन जो होता है अलग अलग होता है। लेकिन मेरा जो यहाँ पर एक मूल क्वेश्चन था आप लोगों से, मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग भी अभी मान लीजिए स्टूडेंट होंगे, बच्चे होंगे, और आपके भी बच्चे होंगे, आप में से बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे। आज की डेट के अंदर जो एक गंभीर समस्या बन रही है, वो गंभीर समस्या ये बन रही है कि बच्चे जो है फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे। जैसे हम लोगों ने देखा हुआ है, जब हम बचपन के अंदर थे, मान लीजिए कभी पेड़ के ऊपर चढ़ गए, मान लीजिए कभी खेलने कूदने बाहर निकल गए, ठीक है, या मान लीजिए पार्क के अंदर खेल रहे या कुछ भी गेम खेल रहे, चोटें भी बहुत लगती थी, खेल खेल के दौरान में चोट बहुत लगती थी। लेकिन आज की डेट के अंदर अगर हम बच्चों का देख रहे हैं तो बच्चों का ज्यादातर जो सोशलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, जिसको अगर मैं सेकेंडरी एजेंसी के अंदर बात करूं, वो सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है। बच्चा पूरे टाइम मोबाइल के अंदर लगा रहता है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, उससे लेकर और बड़े से बड़े बच्चों तक का ले लो, ठीक है, आपने देखा होगा ज्यादातर सोशल मीडिया पर लगा रहता है। एक तो अपने यहाँ पर जो उसकी जो फिंगर्स का जो मसल्स है ना, उसको यहाँ पर वीक कर रहा है, आगे जाके वो उसको दिक्कत दे जाएगी। जो दूसरा जो उसकी ये गर्दन होती है ना, इस गर्दन के जॉइंट के लिए वो दिक्कत बन रहा है, उसकी जो बैक है उस बैक के लिए दिक्कत बन रहा है, उसकी आंख है उसको दिक्कत कर रहा है। तो शारीरिक रूप से उसका शोषण कर रहा है जो मोबाइल फोन है, मानसिक रूप से उसका शोषण कर रहा है। बच्चा और कुछ चीजें सोच ही नहीं पा रहा। जब बच्चा खुद करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखेगा, तभी तो ज्यादा सीखेगा। पर पूरे टाइम मोबाइल के अंदर लगा रहता है, देखता रहता है, सीखता रहता है, कभी रील्स देखेगा, कभी गेम देखेगा, कभी कुछ देखेगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसका ये मानसिक भी विकास नहीं हो पा रहा, और सामाजिक विकास तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा। और पता है सामाजिक विकास हो रहा है कितना गंदे तरीके से सामाजिक विकास हो रहा है। अब जब हम खेलते थे और खेलने के दौरान हमारे अनेक प्रकार के दोस्त बने, ठीक है, जब हम बचपन के अंदर थे अनेक प्रकार के दोस्त बने। मान लीजिए हमारा कोई बेकार दोस्त था, तो हमारे पेरेंट्स क्या कहते थे, ओए उस फलाने के लड़के के साथ मत खेलियो, वो तो बहुत ऐबदार है, ठीक है, वो आदत का ठीक नहीं है, उसके साथ नहीं दिखना चाहिए, और सभी के साथ खेल ले। तो हमको बता दिया कि भाई फलाने के साथ नहीं खेलना, वो सही आदमी लड़का नहीं है, वो गंदी आदत यहाँ पर डलवाता है। लेकिन आज की डेट के अंदर जो बच्चा अपना सामाजिकरण कर रहा है, सामाजिक विकास कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो यहाँ पर ऑनलाइन गेम खेलता है। फॉर एग्जाम्पल पबजी खेल लिया, और पबजी में अलग अलग कोने से अपने साथ में यहाँ पर कनेक्ट कर लिया, और आपस में क्या चल रही है, गाली गलौच यहाँ पर चल रही है। एक बार मैंने गलती से पबजी का वो लगा के देख लिया, भाई उसमें इतनी गालियां पड़ रही, मैंने कहा भगा भगा, मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, मैंने आज तक वो यूज भी नहीं करा। तो देखो बच्चों का जो सामाजिक विकास हो रहा है, कितना गलत तरीके से आज की डेट के अंदर सामाजिक विकास उसका यहाँ पर हो रहा है। समझ रहे हो आप लोग, मतलब कितनी गंभीर समस्या है। ये हल्की समस्या नहीं है, ये बहुत गंभीर समस्या है, मोबाइल फोन की भी, और जो बच्चा फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पर नहीं कर पा रहा है। आज की डेट के अंदर गांव देहात के अंदर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। गांव के अंदर भी बच्चा बिना मोबाइल फोन के नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी शहरों के मुकाबले में गांव के बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जितना बच्चा खुद फिजिकल एक्टिविटी करेगा, गेम खेलेगा, और किसी प्रकार से अपने शरीर की मूवमेंट करेगा, उतना ही ज्यादा बच्चे यहाँ पर चीजें सीखेगा, ठीक है। तो तीन एस्पेक्ट थे, तीन एस्पेक्ट मैंने यहाँ पर बता दिए, ठीक है। आप लोगों को अपना बचपन भी याद आ गया होगा यहाँ पर, ठीक है। एक बार इस पर भी सोचना चाहिए, न्यू शिक्षा नीति 2020 के अंदर। यार एक बात बताओ, जब नई शिक्षा नीति 2020 बननी थी, तो उस टाइम पर सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन इसमें मांगे गए थे कि बताइए इसके अंदर कुछ हम संशोधन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ी शिक्षा नीति है 2020 वाली, 68, 86 एंड 92 के अंदर तो सिर्फ संशोधन हुआ था, कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले में। तो जब उस टाइम पर तो सुझाव भेजे नहीं, उस टाइम पर सुझाव भेजने चाहिए थे, उस टाइम पर बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था। तो शिक्षा नीति 2020 ऐसा नहीं है कि मतलब पूरी 100% बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर काम होना चाहिए था, संशोधन उनके ऊपर होना चाहिए था। बट अब देखिए धीरे धीरे करके लागू होती जा रही है, वरना ऐसे पॉइंट यहाँ पर ऐड करने चाहिए थे। एक मैं साथ के साथ जोड़ता हूँ सेक्स एजुकेशन, इसके बारे में गंभीर रूप से सोचना चाहिए था।
क्योंकि अगर छोटे बच्चे जो रहते हैं, अगर उनको आप शुरुआत में ही सही चीजों के बारे में नहीं बताओगे, गलत चीजों के बारे में नहीं बताओगे, वो बच्चा सीखेगा नहीं। कोई भी उनका मानसिक शोषण या किसी प्रकार से शोषण कर सकता है। आप इनफैक्ट छोटे बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बता तो सकते हो। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चों को आपको समझाना है, बेटा अगर आपके शरीर के 3 अंगों पर अगर आपके पेरेंट्स के अलावा कोई भी वहां पर टच करता है, तो आपको तुरंत वहां पर चिल्लाना है और वहां से भाग जाना है और अपने घर वालों के वाली बात बतानी है, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए आपकी छाती पर कोई टच करता है, पैर के बीच में टच करता है या पीछे आपको टच करता है, अगर आपके घर वालों के अलावा कोई भी टच करता है, तो तुरंत वहां से भाग जाना और अपनी फैमिली को बताना इसने ऐसा ऐसा करा है। अगर मान लीजिए आप डॉक्टर के पास भी जाते हो, तो डॉक्टर भी परमिशन लेके टच करेगा, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो ऐसी एजुकेशन आप स्कूल के थ्रू दे सकते हो, आप इनके पेरेंट्स को भी समझा सकते हो। इनफैक्ट पेरेंट्स के लिए भी गाइडलाइंस यहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं हो पाई, ठीक है। तो ऐसी नहीं है कि शिक्षा नीति 2020 के अंदर जो आपने कहा ये भी होना चाहिए था, अब आप लोग बहुत आंसर देते हो कि सर ये भी होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए था। अब तो हो गया जो होना है, ठीक है। अब तो ये इम्प्लीमेंटेशन इसका होता जा रहा है धीरे धीरे करके। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपके सीखने की विधियों की बात करता हूं, ठीक है, जो आपके अधिगम की प्रभावशाली विधियां है, यानी लर्निंग की इफेक्टिव मेथड है, जिनके माध्यम से बहुत प्रभावशाली तरीके से यानी कि इफेक्टिव तरीके से आप लोग यहाँ पर सीख सकते हो, ठीक है। संजीव कुमार एसोसिएट लर्निंग बता दीजिए। संजीव, जैसे एसोसिएट लर्निंग जब नए ज्ञान को आप लोग किसी जो आप लोगों ने नए ज्ञान का निर्माण कर रहा है उससे आगे किसी ज्ञान से कनेक्ट करते हो, नए अनुभव के साथ कनेक्ट करते हो। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने जो अपना यहाँ पर टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करा था, डीएलएड करा था, बीएड करा था, तो वहां पर थोड़ा बहुत आपको ज्ञान हो गया कि भाई आपको टीचिंग एग्जाम के लिए पढ़ना है, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद आपको बताया सीटेट का एग्जाम भी आपको पास करना है, तो वहां पर आप लोगों को फिर मान लीजिए नए ज्ञान यहाँ पर आपको प्राप्त हो गया कि अरे यार सीटेट में तो ऐसे आता है, ये चीज आती है, ये पूछी जाती है। अब जब ये आपके पास नया ज्ञान यहाँ पर आ गया, इस नए ज्ञान को जब आप लोग आगे के अनुभव के साथ जोड़ रहे हो, मान लीजिए डीएसएसबी के पेपर के साथ जोड़ रहे हो या सुपर टेट के पेपर के साथ जोड़ रहे हो जहां पर ये सीडीपी का सेक्शन आता है, तो या आप लोग एसोसिएट कर रहे हो, इस लर्निंग को आप कनेक्ट कर रहे हो, जोड़ रहे हो यहाँ पर एक साथ में, ठीक है। अब ये जो आप लोग लर्निंग कर रहे हो उसको किस प्रकार से इफेक्टिव तरीके से सीखा जा सकता है, जरा उसके ऊपर नजर डालते हैं। पहला आपके सामने दिया हुआ है लर्निंग बाय डूइंग, बड़ा इफेक्टिव तरीका है, स्वयं करके सीखना। ये आपका चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। अभी जो आपके सीखने के तरीके आएंगे ना वो आपके अलग है, ये अधिगम के तरीके हैं सीखने के, लेकिन जो आपके टीचिंग मेथड्स आएंगे, जो आपके टीचर सेंटर्ड होते हैं यानी कि आपके अध्यापक केंद्रित होते हैं, और आपके चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर। ये आपके अधिगम के सीखने के तरीके यहाँ पर है, ठीक है। तो जब बच्चा खुद करके सीखेगा, जैसा कोई भी काम है, जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं ना, देखो अब आप लोगों को तो पता है कि अब मैं छोटे से बड़ा बच्चा बन गया हूं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये वाली आदत है, मैं उस काम को बहुत मतलब जल्दी नहीं सीखता जब तक मैं उसको खुद नहीं करता। मान लीजिए मेरे हाथ में मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन के अंदर किसी ने नई ऐप डाल दी, और उस ऐप के अंदर इसको ऐसा करना है सर, इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है, मुझे पता तो है क्या क्या चीजें उसको अंदर करनी है, लेकिन फिर भी मैं उसको खुद करता हूं पहले। क्यों? जब मैं खुद करूंगा तो कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष रूप से अनुभव ग्रहण करूंगा, कुछ ना कुछ गलती होगी तो पता चलेगा सेकंड बार में, यार मेरे से गलती हो गई थी, ये नहीं करनी। तो आज भी मैं बड़ा बच्चा होकर भी, ठीक है, आप लोग जैसे बड़े बूढ़े यहाँ पर इस एज में यहाँ पर हो गए होंगे, तो आप लोग में से भी ये वाला काम यहाँ पर बहुत करते होंगे, तो खुद करके सीखते होंगे किसी काम को, नहीं यार एक बार मैं कर लेता हूँ और एक बार देखता हूँ करके कैसे होता है ये वाला काम। ये वाला हम लोग काम करते हैं। मान लीजिए मेरे पास फोन आ गया, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास फोन है, नया फोन में लेकर आ गया, नए फोन के अंदर दुकान वाले ने बताया सर इसके अंदर ये वाला फीचर है, ये वाला फीचर है, ये वाला फीचर है, यार तो पहले मैं खुद करके देखता हूँ यहाँ पर कौन कौन से इसके अंदर फीचर है, तो सारे करके देखूंगा, पूरी उंगलीबाजी इसके अंदर कर दूंगा, क्या क्या है, क्या 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 चीजें नहीं है। तो मैं आज की डेट के अंदर भी खुद करके सीखता हूं, जब तक खुद नहीं करता मुझे इतनी समझ में नहीं आता जल्दी, तो मेरा खुद भी आज की डेट के अंदर आपका तरीका है, ठीक है। सोनम कुमारी सर मेरा रिप्लाई क्यों नहीं देते? सोनम क्या रिप्लाई है भाई आपका, ठीक है। प्रतिमा देवी सर बुक दे दो। प्रतिमा बुक की जो आपकी ये है ई बुक पीडीएफ है, वो एप्लीकेशन के अंदर डली हुई है भाई, आप लोगों के लिए है वो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैंने प्रोमिस करा था उसकी फ्री पीडीएफ आपको दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। हार्ड कॉपी में चाहिए तो आपको बताया यार, हार्ड कॉपी में पेजेस वगैरह का फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का खर्चा आता है, तो वो आपको फिजिकल फॉर्म में तो अमेजोन फ्लिपकार्ट या आसपास की दुकान से मिलेगा, लेकिन उसकी ई बुक मैंने आप लोगों के लिए फ्री में डाली हुई है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है अनुकरण करके सीखना, इमिटेशन के माध्यम से सीखना, यानी कि आप लोग कह सकते हो कॉपी करके सीखना, यानी कि नकल करके सीखना। कैसे करके सीखना? नकल के माध्यम से आप लोग यहाँ पर सीखना।
जैसे मैंने आपको बताया था कि जब जैसा जो छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा ज्यादातर चीजें नकल करके सीखता है। जैसे अपनी मातृभाषा होती है, मदर टंग, उसको नकल करके सीखता है। जो भाषा उसके घर के अंदर बोली जाती है उसी भाषा को बच्चा कॉपी कर लेता है, नकल कर लेता है, और ऐसी भाषा यहाँ पर बच्चा बोलना शुरू कर देता है। तो बच्चा नकल करके सीखता है। आप में से भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नकल करके सीखते होंगे। अरे यार, ये फलाना तो ऐसे ऐसे पढ़ रहा है, सचिन सर से ऐसे ऐसे पढ़ रहा है, इन इन चीजों से पढ़ रहा है, मैं भी ऐसे ऐसे बिल्कुल सारी चीजें पढ़ूंगा। तो नकल करके सीखते हैं। कहा जाता है ना कि लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए। अब छोटा बच्चा कोई चीज सीख रहा है, मातृभाषा सीख रहा है, व्यवहार सीख रहा है, व्यक्तित्व का निर्माण यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर नकल करके सीख रहे हो तो अपनी थोड़ी अकल भी उसके अंदर लगा लेना। नकल करना कोई बुरी बात नहीं है। मैं यहाँ पर पेपर वाली नकल की बात नहीं कर रहा हूँ कि पेपर के अंदर नकल करने बैठेंगे। मान लीजिए आप किसी चीज को सीख रहे हो, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए ये नया फोन मेरे पास आ गया और यहाँ पर कोई फोन के अंदर वो सारी एप्लीकेशन, सारे फीचर चला रहा है। तो मैं देख रहा हूँ ये फीचर कैसे चला रहा है, कौन सा यहाँ पर क्लिक करा, कौन सा यहाँ पर एप्लीकेशन खोली। तो मैं मान लीजिए नकल करके उसको सीख रहा हूँ, तो बढ़िया तरीका है, ठीक है, सीख सकते हैं नकल करके। सीधा नकल का, अच्छा नकल का नाम आते ही सीधा पता है दिमाग के अंदर क्या नाम आता है? नकल। पेपर के एग्जाम, एग्जाम सेंटर के अंदर बैठे नकल चल रही है, वही आता है ना दिमाग में, ठीक है। अगला पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी कि ऑब्जर्व करके सीखना, ठीक है। क्या काम करके सीखना? ऑब्जर्व करके सीखना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मान लीजिए अगर कोई फोन चला रहा है, किस प्रकार से फोन चला रहा है, कौन सी ऐप यहाँ पर खोल रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर कर रहा है, तो दूसरे को ऑब्जर्व करो बढ़िया तरीके से। जैसे आप लोगों ने मान लीजिए पढ़ना स्टार्ट करा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा जो बच्चे पास हो गए तो किस प्रकार से पास हुए थे, कैसे पढ़ते थे। आपने इस चीज को ऑब्जर्व करा कि भाई कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, कौन कौन सा मटेरियल आपने लिया, तो इन चीजों को ऑब्जर्व करा। फिर आपने सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और उससे कनेक्ट करा जो पास होने वाले बच्चे हैं वो क्या वो सही कह रहे थे, गलत कह रहे थे। तो ये ऑब्जर्वेशनल पावर बहुत होनी चाहिए, और आप लोग बहुत ऑब्जर्व किया करो हर चीज के बारे में। लेकिन आप लोग कैसे सीखते हो? सर जी आपने एक नई अंगूठी पहन ली आज, सर जी आपकी घड़ी तो बहुत बढ़िया लग रही है, आज टी शर्ट बहुत बढ़िया लग रही है। आप इस प्रकार की ऑब्जर्वेशनल आपकी पावर होती है। नए पॉइंट के अंदर आपकी ऑब्जर्वेशनल पावर नहीं आती। तो जब तक आप चीजें ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक उतना इफेक्टिव तरीके से नहीं सीख पाओगे। तो ऑब्जर्व करना आप लोगों को आना पड़ेगा इस सीखने के लिए, ठीक है। ठीक है भाई, अगला पॉइंट आपके सामने, एक्सपेरिमेंट करके। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए अगर मैं बात करूं आपके साइंस और मैथमेटिक्स की बात करूं, उसके लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण मेथड होता है, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। तो यहाँ पर आप लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मान लीजिए किसी ने कह दिया सीटेट का एग्जाम जो है ना सचिन एकेडमी के साथ चले जाओ, वहां से पास हो जाएगा। अच्छा सही में ऐसा हो जाएगा? हाँ भाई, चलो यार एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। चलो भाई ले लिया इनका कोर्स, पढ़ा लिए, अच्छा अच्छा ठीक है पढ़ा रहे हैं, ठीक है पढ़ता जा रहा हूँ पढ़ता जा रहा हूँ। सर जी देख लो, आपने कहा सीडीपी में इससे बाहर नहीं पढ़ना, सारे एक्सपेरिमेंट अब आपके थ्रू ही कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा एक्सपेरिमेंट। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वैसा तो कर सकते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन मैंने कह दिया चलो कोई बात नहीं, इतनी मुझे पकड़ है सीडीपी के अंदर, इसके बाहर आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा और पता चला आपका एग्जाम पास हो गया। अरे यार हमने तो बिल्कुल सही पढ़ा, सही एक्सपेरिमेंट करा। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा जो है आपका ना साइंस की लेबोरेटरी के अंदर गया, और वहां पर किसी भी तथ्य, किसी भी पॉइंट या किसी चैप्टर से संबंधित जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, खुद का इन्वॉल्वमेंट उस चैप्टर के अंदर कर रहा है, तो जल्दी सीखेगा यहाँ पर बच्चा, ठीक है, और वो मेमोरी भी लंबे टाइम तक उसको याद रहेगी। अगला पॉइंट आपके सामने, पूर्ण व आंशिक विधि से, यानी कि होल और पार्ट के तरीके से सीखना। अच्छा मुझे आप लोग बताना, आप लोग कैसे सीखते हो इन दोनों तरीके से में? पहला पूर्ण रूप से, पहला कैसा है? पूर्ण रूप से सीखना। जैसे जो आपका लर्निंग का चैप्टर था, जो आपका लर्निंग का चैप्टर है, तो आप में से कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर जी पूरा बता दो, एक ही बार में पूरा बता दो, ठीक है, क्या बता दो? एक ही बार में सर जी पूरा बता दो। मैंने कहा भाई बड़ा चैप्टर है बहुत, कई घंटे लग जाएंगे। अरे देख लेंगे सर कोई बात नहीं, हमें तो आदत है 3-3 घंटे 4-4 घंटे पढ़ने की, एक ही बार में कलेस खत्म कर दो, एक बड़ी सी क्लास ले लो, लर्निंग का चैप्टर खत्म करा दो। तो आप में से बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि नहीं पूरा एक ही बार में खत्म करा दो, हम यहाँ पर देख लेंगे। तो वो कैसा पढ़ना चाहते हैं? पूर्ण रूप से लर्निंग करना चाहते हैं। तो आप में से होते हैं बहुत से स्टूडेंट। मैंने कहा जब आपका सीटेट का एग्जाम नजदीक आ जाएगा, जब मेरी मैराथन क्लास का टाइम आता है, तो जमीन खोद खोद कर निकलते हैं और अपना मुंह पूछते हैं, हाँ वो कहा है वो सचिन चौधरी, वो कुछ मैराथन देता है लास्ट के टाइम में, कहा है भाई ये रही मैराथन भाई, ये 6 घंटे की। अरे कोई दिक्कत नहीं, मैराथन देख के काम हो जाएगा यहाँ पर। तो पूर्ण रूप से पढ़ते हैं, उन्हें मतलब नहीं और कुछ भी कि इनके पर्टिकुलर चैप्टर भी सचिन सर ने बताए होंगे, पेड क्लास में धीरे धीरे करके सब समझाया होगा, वो सीधे जमीन खोद कर निकलेंगे, सारा एक साथ ले आओ, ईवीएस भी आ जाओ, लैंग्वेज सारी, सर मेरा वो बना दो प्ले लिस्ट, सारी एक साथ ले लेंगे हम, सारी एक साथ, ठीक है। तो पूर्ण रूप से सीखते हैं, उनको मतलब नहीं है।
दूसरा, आप में से ही कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आंशिक रूप से यानी कि टुकड़ों में, यानी पार्ट वाइज सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? टुकड़ों में सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? टुकड़ों में सीखते हैं। जैसा आप में से बहुत सारे स्टूडेंट, ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे होंगे, नहीं सर लर्निंग का चैप्टर तो बड़ा चैप्टर है, फिर इसको अलग अलग पार्ट के अंदर कराइए, एक एक पार्ट के फिर हम करते जाएंगे और फिर हम चीज यहाँ पर सीखते जाएंगे। सर आपने बढ़िया कराया, पहले लर्निंग क्या होती है, इसकी क्या विशेषता होती है, पार्ट फर्स्ट के अंदर बताया, पार्ट सेकंड के अंदर आपने लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक बताए, पार्ट थर्ड के अंदर आप इसके कुछ मेथड्स बता रहे हो। सर ये तरीका बढ़िया है। तो आप में से बहुत बहुत का ज्यादातर स्टूडेंट होंगे जो किसी भी चीज को अगर सीखते हैं तो टुकड़ों में करके यहाँ पर सीखते हैं। टुकड़ों में करने का बड़ा इफेक्टिव तरीका होता है और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बढ़िया तरीका होता है। ये वाला आपका जो तरीका होता है ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया तरीका होता है। आप क्या कहोगे सर स्टूडेंट्स के लिए कैसा बढ़िया तरीका होता है? देखिए जो हमारी अटेंशन की जो पावर है ना, अगर मान लीजिए हम कोई भी चीज सीख रहे हैं, एक्स वाई जेड कोई भी चीज आप सीखते हो, मान लीजिए सीडीपी सीख रहे हो, तो 30 मिनट के बाद आप बोर हो जाओगे, आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा उस सब्जेक्ट के ऊपर। आप कोशिश करा करिए जो भी आप लोग चीजें सीख रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, उसमें गैप लिया करिए। मान लीजिए आप लोगों ने कोई भी चैप्टर पढ़ा, 30 मिनट हो गई, तो उसके बाद गैप ले लो, 5 मिनट का गैप ले लो, थोड़ा बाहर टहल लो, मोबाइल फोन देख लो, कॉल वॉल कर लो, पानी पी लो, उसके बाद फिर दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर दो, फिर 30 मिनट तक पढ़ो। ठीक है, 30 मिनट या 40 मिनट जो भी आपका तरीका है, यानी टुकड़ों में पढ़ना है, लेकिन ज्यादा लंबा ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए टाइम का। दोबारा 30 मिनट के लिए पढ़ा, आपने वो चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, और उसके बाद दोबारा मान लीजिए व्हाट्सअप का कुछ देख लिया, किसी का मैसेज आया, या घर का छोटा मोटा देख लिया, क्या मतलब घर के अंदर क्या काम चल रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप टुकड़ों में पढ़ते हो ना, तो ज्यादा लंबे समय तक पढ़ पाओगे और ज्यादा मतलब लंबे टाइम तक आप चीजों को अवधान कर पाओगे, मतलब उनके प्रति अटेंशन भी कर पाओगे, रिटेंशन भी कर पाओगे। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात आ रही है ना, तो आ गया भाई आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्व करके सीखता है, कहा भी मैंने किसके अंदर बताया था, ये रहा। जैसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात कर रहा हूं, तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंदर एक नाम आता है आपके एल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, क्या नाम आते हैं कि एल्बर्ट बंडूरा का नाम आता है। इन्होंने भी सीखने के 4 प्रकार से तिथियां, यानी 4 प्रकार के फैक्ट यहाँ पर बताए थे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी करा था बच्चे के ऊपर, जो आपके बेबी डॉल के नाम से फेमस है। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर सिंपल सा ये था कि जो चीज आप बच्चों को दिखाओगे, बच्चा उसको कॉपी करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा और सेम उसी प्रकार से सीख जाएगा। जैसे इन्होंने बच्चों को कुछ मूवी दिखाई, एक बच्चे को मूवी दिखाई गई प्यार से भरी हुई, तो बच्चे ने अपनी डोल के साथ, लड़की थी उसके साथ प्यार करना सीखा। दूसरी मूवी दिखाई उसको किसके ऊपर, दूसरी मूवी दिखाई उसको सामाजिक तौर पर जो प्रथाएं चलती है, सामाजिक क्रियाएं होती है, तो बच्ची ने अपनी डोल के साथ उसी प्रकार से करा, डॉक्टर बन गई, उसका इलाज करने लगी। तीसरी मूवी दिखाई उसने हिंसा के ऊपर, तो बच्चे ने अपनी डोल की गर्दनी तोड़ दी। तो जो बच्चों को दिखाओगे बच्चा उसको ऐसा कॉपी करके, ऐसा ऑब्जर्व करके उसको सीख लेगा। तो इसके लिए इन्होंने सीखने के 4 महत्वपूर्ण फैक्ट आपके बताए थे, फैक्टर आपके बताए थे कि पहले नंबर पर होता है आपका अटेंशन। पहले नंबर पर होता है आपका अटेंशन। ठीक है, यानी जब आप लोग चीजें सीखते हो तो आपको सबसे पहले अटेंशन, अपना ध्यान किसी भी चीज के प्रति केंद्रित करना पड़ेगा। मान लो पढ़ तो यहाँ रहे हो और दिमाग कहीं और पर है। ठीक है, पढ़ यहाँ रहे हो, अरे आज तो मुझे दोस्त के साथ घूमने जाना है, अरे मैसेज आ गया, अरे क्या कह रहे हैं सचिन सर, क्या बकवास कर रहे हैं, मैसेज पढ़ लेता हूँ पहले। अगर ध्यान यहाँ पर नहीं है तो आप कोई चीज को सीख नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको अटेंशन होना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं, दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका रिटेंशन। दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका रिटेंशन। तो उसका कुछ फायदा होगा जब तक आप रिटेंशन नहीं करोगे। रिटेंशन के बाद तीसरे नंबर पर हो जाएगा आपका रिप्रोडक्शन। तीसरे नंबर पर हो जाएगा आपका रिप्रोडक्शन हो जाएगा, यानी जो आप चीजें सीख रहे हो उसको रिप्रोडक्ट करो, उसको जो होगा तो सामने वाले के सामने करो, जो कि आपका एक तरीके से नेगेटिव फॉर्म चली जाती है सीखने की। भाई जो चीजें सीख रहे हो उसका सेम जो का तो ऐसी सामने वाले के सामने प्रस्तुत कर रहे हो, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज नहीं कर रहे हो, इसलिए रिप्रोडक्शन इतना आपका महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, रोट लर्निंग की तरफ आपको ले जाता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा था तो मैं आपको बता रहा हूँ। चौथे नंबर पर पॉइंट है आपका मोटिवेशन। चौथे नंबर पर इन्होंने बताया मोटिवेशन। ठीक है, कि देखिए अगर आप लोग यहाँ पर किसी चीज के प्रति मोटिवेट होंगे, यार एग्जाम पास करना है, जॉब लेनी है,
तो आप लोग उसको सीख जाओगे और बहुत बढ़िया तरीके से सीख जाओगे। तो मोटिवेशन, लर्निंग के बाद आपका यही चैप्टर आना है मोटिवेशन, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो अगर मोटिवेशन, फिलहाल ये समझ लीजिए हमारी एक आंतरिक शक्ति होती है जो हमें किसी काम को करने के प्रति या हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें हेल्प करती है, ठीक है। तो ये आपकी लर्निंग को यहाँ पर बढ़ाएगी। तो इस प्रकार से अल्बर्ट बुंडरो की बात करूं, जो सीखने के बारे में इन्होंने कहा था, ऑब्जर्वेशन लर्निंग के बारे में कहा था, ठीक उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि टुकड़ों में जो सीखा जाता है वो बच्चे यहाँ पर टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर सीखते हैं। पूर्ण रूप से किस चीजों के बारे में सीखते हैं? पूर्ण रूप से आप उन चीजों के बारे में सीखते हैं जब कोई आपका छोटा टॉपिक होता है, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई छोटा टॉपिक है और या इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। कैसा, ओ पूर्ण रूप से कह रहा हूं छोटा टॉपिक, एक सेकेंड छोटा ही लिख दूं वरना मैं स्मॉल लिखने वाला था। स्मॉल टॉपिक, हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो गई, और आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मान लीजिए कोई छोटा सा टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे का टॉपिक है, ठीक है। मान लीजिए मेरी क्लास होती है 1 घंटे का टॉपिक है, और अगर मैं इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ाऊं, या मान लीजिए कोई टॉपिक ऐसा है आपको किसी की मूवी के बारे में पढ़ना है, किसी कविता के बारे में कोई कहानी आपको पढ़नी है, और आपको पता बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है यार, लेकिन थोड़ी सी बड़ी है यार, 1 घंटे की कहानी है। आपने देखा होगा बहुत से लोग उनके अंदर इतने डूबते चले जाते हैं, पढ़ते पढ़ते रहते हैं, नहीं यार आज तो खत्म करके रहूंगा। तो अगर इंटरेस्टिंग कोई कहानी रहेगी तो बच्चा यहाँ पर पूर्ण रूप से यानी कि एक साथ पढ़ने की उसको कोशिश करेगा, बच्चे का बड़ा भी यहाँ पर कोशिश करेगा। अदरवाइज वो टुकड़ों में तोड़कर यहाँ पर सीखता है, पढ़ता है, जो स्टूडेंट्स लोग ज्यादा करते हैं, और जो आप लोग भी किया करो। अब ये मत कहना कि सर आपकी 1 घंटे की क्लास में 30 मिनट का रेस्ट लेने के बाद फिर 5 मिनट बाद आया करे। अबे भाई यहाँ मत लिया करो, वो छोटे बच्चों के लिए बता रहा हूँ। आपके लिए भी तरीका ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन क्लास हो रही है, पूरे 1 घंटे की क्लास ले लो, बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी चली जाएगी। कभी सारे तरीके मेरे ऊपर ही अपनाया करो। पता चला मेरी 30 मिनट जैसी 30 मिनट की क्लास खत्म हुई, मैंने कहा गए भाई सारे लाए, कह रहे सर वो भाग गए, कोई पानी पीने गया है, कोई बाथरूम गया है, कोई खेत में गया है, कोई अपने घर वालों से बात कर रहा है बैठ के कि सर ने बोला है 5 मिनट का रेस्ट कर लो। तो मेरे ऊपर मत आजमाना है सारी चीजें, लेकिन ये इफेक्टिव तरीका होता है अगर पढ़ने के दौरान आप इस प्रकार से करोगे। अगला है आपके सामने पॉइंट, अविराम और विराम विधि, ठीक है। अविराम और विराम विधि इसी से जुड़ा हुआ आपके सामने पार्ट है। मान लीजिए जब आप लोग कोई भी चीज पढ़ रहे हो और बिना बिना रुके पढ़ रहे हो, लगातार यहां पर पढ़ रहे हो, कोई विराम नहीं ले रहे, हट जाओ तोड़ दूंगा दुनिया की सारी चीज, ठीक है, आज तो पढ़ के यहां पर खत्म करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी अविराम विधि हो जाएगी। विराम विधि जब आप लोग रुक रुक कर पढ़ रहे हो, जैसे मैंने कहा आपका पार्ट वाले तरीके में टुकड़ों में तोड़कर अगर आप लोग पढ़ रहे हो, विराम ले लेकर पढ़ रहे हो, 30 मिनट का टाइम लेकर पढ़ रहे हो, ठीक है, या पढ़ने के दौरान विराम इस प्रकार से ले रहे हो, चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, चलो कुछ और कर लिया, तो ये विधि आपकी होती है। तो ये भी बढ़िया विधि होती है, विराम ले लेकर आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो सीखने के कुछ इफेक्टिव तरीके थे जो मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किए, ठीक है। ठीक है, खेत में गया है ठीक है चलो भाई, ये आपकी चीज क्लियर हुई। प्रभावशाली तरीके मैंने बता दिया आपको सीखने के, जो आपके प्रभावशाली तरीके हैं। अब इसी के अंदर आपके सामने एक और पॉइंट यहां पर देखने को मिल जाता है, वो है आपके सामने ग्रुप मेथड, ठीक है। ग्रुप मेथड जिसमें बच्चा एक्टिव है, सक्रिय है, ठीक है, जिसमें बच्चा खुद करके यहाँ पर सीख रहा है। जैसे आप लोग ग्रुप के अंदर सीखते हो, दोस्त यार एक साथ यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हो। मान लीजिए व्हाट्सअप के पर आपने ग्रुप बना लिया, सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो 4-5 दोस्तों का ग्रुप बना लिया, और भैया सचिन सर ने क्या पढ़ा है, भाई सचिन सर ने तो बताया था पढ़ने के दौरान गैप ले लेना बीच में, अच्छा तो मैं भी तुझे 30 मिनट के बाद बीच में 5 मिनट के बाद आके आंसर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपने ग्रुप बना लिए, क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, कौन सा टॉपिक रह गया है, कौन सा नया टॉपिक पढ़ाया गया है। तो ग्रुप मेथड होता है जिसके माध्यम से भी लर्निंग होती है, ठीक है, जिसके माध्यम से भी बच्चा सीखता है। और खासकर आपने देखा होगा जो पीयर ग्रुप होता है, जो सहपाठी शिक्षण होता है, यानी जो बच्चा होता है अपने जो क्लासरूम या अपने स्कूल के दोस्त यारों के साथ यहाँ पर सीखता है, चाहे खेलकूद से सीखे चाहे दूसरी एक्टिविटीज के माध्यम से सीखे, ठीक है। ठीक है, इतनी धूप में खेत कौन जाएगा सर, अरे कटाई भी तो चल रही है, लेकिन वो तो आ जाते होंगे आप दोपहर में 11-12 बजे तक खेतों में कटाई करके आ जाते होंगे, ठीक है। सर मेरा नाम नहीं लेते हो, मेरा मैसेज नहीं देखते हो। नेहा कुमारी रिटेंशन क्या है सर? नेहा कुमारी रिटेंशन का मतलब है किसी कंसेप्ट को अपने अंदर धारण कर लेना। क्या करना, जैसा आप लोग यहाँ पर लर्निंग का जो चैप्टर है इसे अपने अंदर धारण कर रहे हो, ठीक है। गिलास के अंदर लर्निंग का जूस बनाओ और उसको पी जाओ, यानी धारण कर लो उसे, अपने अंदर रिटेन कर लो, ठीक है। समझ गए आप लोग? तो रिटेंशन करोगे ना अपने अंदर, या फिर बस लर्निंग का जूस बना दिया गिलास का और बस उसे देखते जा रहे हो, ये लर्निंग का जूस है।
तो भाई अटेंशन तो जरूरी है, लेकिन जब तक उसे अपने अंदर धारण नहीं करोगे, पियोगे नहीं, तो क्या फायदा होगा? दूसरों को दिखाओगे, देखो ये जूस है, लर्निंग का जूस है, सचिन सर ने बनाया, बहुत बढ़िया जूस है, इससे एग्जाम में सारे फंस जाएंगे लर्निंग के। ये देखो ये जूस है, ठीक है। क्या करोगे? उसे दिखा दिखा के, जब तक उसे कुछ धारण नहीं करोगे, रिटेंशन नहीं करोगे, ठीक है। अब देखिए कुछ मेथड्स की बात कर लेते हैं, जो ग्रुप मेथड्स होते हैं जिनके माध्यम से बच्चा सीखता है, और चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होते हैं, शिक्षक केंद्रित विधियों के अंदर आप लोग ये माने जाते हैं, ठीक है, जो बच्चे के अनुरूप होते हैं। जैसे आप लोग पहले देख सकते हो डिस्कशन मेथड, विचार विमर्श विधि, बिल्कुल बहुत पॉजिटिव मेथड, जिसके बारे में आपकी शिक्षा नीति 2020 के अंदर भी बात कही गई है कि जितना बच्चा आपस में डिस्कशन करेगा, ठीक है, और डिस्कशन ये वाला डिस्कशन नहीं, और बहन क्या करा आज पूरे दिन भर के अंदर, बहन कुछ नहीं, पहले तो सुबह सफाई करी, फिर बर्तन धोए, अब खाना बना रही, ये वाला डिस्कशन नहीं। डिस्कशन ये करना कि आज सचिन सर की क्लास थी, तो आज कौन सा चैप्टर पढ़ा है? अरे बहन आज तो लर्निंग का थर्ड चैप्टर पार्ट पढ़ा है। अच्छा, कोई नई वही चीज पढ़ाई? हाँ बहन, ये वाली नई नई चीज बताई थी। अच्छा यार, मैं भी करूंगी। अभी ये आपकी ऑफलाइन क्लास जब हो जाएगी तब मैं इसको यहाँ पर देख लूंगी। अच्छा, इसी के अंदर एक कंसेप्ट आता है, ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास, ये सिंक्रोनस लर्निंग होती है या असिंक्रोनस लर्निंग होती है, किसके अंदर जाएगी? अगर मैं आप लोगों से पूछूं यहां पर, सिंक्रोनस लर्निंग या सिंक्रोनस कम्युनिकेशन भी आप लोग कह सकते हो, ठीक है। जो एग्जामिनर का मन हो पूछने का, वो भाई साहब पूछ लेगा। और दूसरा अगर मैं सामने के, वो आपके असिंक्रोनस लर्निंग, असिंक्रोनस लर्निंग। और भाई एक रिक्वेस्ट है, इंग्लिश में नाम देख लेना, हिंदी के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे, तुल्यकालिक अतुल्यकालिक, ठीक है, कभी कुछ और हिंदी के अंदर नाम आता है, इसलिए इंग्लिश के अंदर ही देखना। सिंक्रोनस लर्निंग के अंदर आपकी वो लर्निंग होती है जिसमें जो फीडबैक होता है वो तुरंत मिल जाता है, जिसमें जो फीडबैक होता है वो तुरंत मिल जाता है। और असिंक्रोनस लर्निंग वो होती है जिसमें फीडबैक बाद में मिलता है या नहीं भी मिलता है, ठीक है। वो आपकी क्या होती है? असिंक्रोनस लर्निंग होती है। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो आपकी लाइव क्लास चल रही है, ठीक है, ये लाइव क्लास सिंक्रोनस है या असिंक्रोनस है? तो लाइव क्लास चल रही है, लाइव आप लोग पढ़ रहे हो। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस के बारे में जैसे किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछ लिया कि सर एसोसिएट लर्निंग क्या होती है, ठीक है, एक और शायद किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, कौन सा क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने उसका आंसर बता दिया, तो फीडबैक तुरंत मिल गया। आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट रूप से चीजों सीख रहे हो। तो इसके अंदर हो जाएगी आपकी ऑनलाइन क्लासेज, जो हमारी ऑनलाइन क्लास चलती है, जिसमें मेरी चलती है 3 बजे चलती है, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेज। और इसके अंदर क्या हो जाएगी आपकी ऑफलाइन क्लासेज, यहाँ पर हो जाएगी। पहला पॉइंट यहाँ पर समझ गए। अगर इसके साथ में दूसरे की बात करूं, तो दूसरे के अंदर हो जाएगी आपकी फोन कॉल, दूसरे की हो जाएगी आपकी फोन कॉल। फोन करोगे आप लोग, तुरंत दूसरा सामने हाथ से उठाएगा, हेलो हेलो, क्या हाल है भाई? बढ़िया हाल है भाई। क्या कर रहा है? क्लास ले रहा हूँ अभी तो सचिन सर की। अच्छा ठीक है। तो फोन कॉल के अंदर क्या हो गया? तुरंत यहाँ पर फीडबैक मिल गया, तुरंत यहाँ पर कम्युनिकेशन हो गया। तो जो तुरंत कम्युनिकेशन हो जाए, या यहाँ पर लिख सकते हो तुरंत यहाँ पर क्या हो जाए? कम्युनिकेशन हो जाए, ये पॉइंट भी लिख सकते हो, यानी तुरंत आपस में बातचीत हो जाए, तो आपका सिंक्रोनस लर्निंग के अंदर चला जाएगा। दूसरा आपके सामने आ जाएगा, आ, आप लोग इसके अंदर लिखिए, जो क्या बोलते हैं इसको, आस जो सोशल मीडिया है, क्या है? जो आपकी सोशल मीडिया चैट होती है। जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया चैट के अंदर मैंने आपके सामने लिख दिया व्हाट्सअप। क्या लिख दिया सोशल मीडिया चैट के सामने? आपके सामने लिख दिया व्हाट्सअप। व्हाट्सअप के अलावा भी कुछ यूज करते हो? मैसेंजर वगैरह करते हो यूज? जो फेसबुक का मैसेंजर होता है, मान लो व्हाट्सअप को ही ले लेते हैं, तो व्हाट्सअप पर लिखोगे हाय व्हाट्सअप, हाउ आर यू, दूसरी तरफ से मैसेज आएगा आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू। तो आप ऐसे आपस में बात करोगे, अपनी देसी भाषा में करोगे, अरे कहाँ मर रहा है भाई, दूसरी तरफ से करेगा अरे भाई टेंथ अभी पढ़ रहा हूँ, बाद में बात करियो, बाद में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तुरंत फीडबैक आप मिल रहा है, तुरंत कम्युनिकेशन यहाँ पर हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? जो फोन कॉल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? तुरंत कम्युनिकेशन यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। अगर उसके साथ में एक और पॉइंट में यहां पर लिखूं, सोशल मीडिया का एक और पॉइंट लिखूं, आजकल इसका बड़ा हो रखा है, वो है आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस। जी हाँ भाई,
वो है आपके सामने, मैंने लिख दिया जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे आजकल देखते हैं, अगर आप लोगों को कुछ ऑनलाइन मीटिंग करनी है किसी से, तो गूगल मीटअप के माध्यम से करते हो। गूगल मीटअप खोल ली, आपने लिंक भेज दिया जिसको उस गूगल मीटअप से जोड़ना है, और तुरंत सामने बैठ गए, हेलो भाई मैं तुम्हारा बॉस सचिन, आज मैं तुम्हें कुछ डायरेक्शन दूंगा, तुम्हें ऐसे ऐसे काम करना है, बच्चों के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान जल्दी करा करो। और दर्शा नहीं सर, हम तो बहुत जल्दी समाधान करते हैं, बच्चे एक क्वेश्चन के बाद तुरंत दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और बहुत क्वेश्चन होते हैं इसलिए टाइम लग जाता है, मुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे तुरंत समाधान चाहिए, अगर ये समाधान नहीं करा तो तुम्हारी खैर नहीं है। इस प्रकार से मान लीजिए हमारी बातचीत चल रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर ये हो रहा है कि आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस, या जैसे गूगल मीटअप का मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, अगर मान लीजिए आप लोग मेल का यूज करते हो, ईमेल का यूज करते हो, तो इसके अंदर आपको एकदम तुरंत नहीं मिलेगा। मेल आपने डाल दिया, सामने वाले ने देखा या नहीं देखा पता नहीं, कितनी साल यहाँ पर हो जाएगी। मैं खुद देखता हूँ कई कई साल तक के मेल यहाँ पर डले रहते हैं, ठीक है, तो पता ही नहीं चलता, कुछ आप जान के भी नहीं देखते इन मेल को, ठीक है। एक बार मेरे सामने में साथ में वो खड़े थे अलक पांडे, ठीक है, जो फिजिक्स वाला पर पढ़ाते हैं, ऐसी बात चल रही थी हमारी आपस में। तो जब अलक पांडे ऐसे बात कर रहे थे, मतलब सिंपल आदमी, बढ़िया आदमी है अपना, ठीक है, ज़्यादा कोई वो नहीं है, हाय तोबा वाले आदमी, बड़े सिंपल आदमी है। तो ऐसी बातचीत चल रही थी, तो एक और सर थे साथ में, तो अलक पांडे सर ने कहा कि सर मैंने तो आपको मेल करा था। उन्होंने कहा अरे हाँ, वो कई साल पहले का मेल है, मैंने देखा ही नहीं। अब पता नहीं उस टाइम पर जो अलक पांडे, क्या उनके उस टाइम पर हालात होंगे, क्योंकि उन्होंने भी स्ट्रगल बिल्कुल जीरो से ही करा है, आज की डेट के अंदर बड़े पहुंचेंगे। उस टाइम पर उनको क्या जरूरत रहेगी, चाहिए था उनको तुरंत कम्युनिकेशन, लेकिन कई साल के बाद दूसरे टीचर ने मान लीजिए देखा, बाई चांस मान लीजिए उनकी नज़र नहीं पड़ी, या मैसेज का कुछ भी हुआ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ईमेल यहाँ पर तुरंत थोड़ी मिल रहा है, तो आज सिंक्रोनस लर्निंग या आसिंक्रोनस यहाँ पर कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर उसके साथ में आप लिख सकते हो एक और, आप टेक्स्ट बुक लिख सकते हो, किताबें लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, बुक्स लिख सकते हो, यहाँ पर किताबें लिख सकते हो आप लोग, इसके अंदर भी हो जाएगा, तुरंत इसके अंदर नहीं मिलेगा यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है। तो ये सिंक्रोनस और आसिंक्रोनस लर्निंग का आपके सामने मैंने एग्जांपल दिए, जो यहाँ पर आपके सामने हो गया, ठीक है। वेरी गुड भाई, सिंक्रोनस ऑनलाइन क्लास होती है सर, ठीक है। अच्छा सर, पीडीएफ का प्रिंट करा सकते हैं क्या? नहीं हमीद, प्रिंट का ऑप्शन नहीं रहता है भाई। प्रिंट करा दिया तो हमारा सारा कंटेंट ये ऐसा कॉपी होगा जैसे हमारे नोट्स कॉपी हुए और इलीगल तरीके से सेल कर करके बच्चों को बेचे जाते हैं, ठीक है। हाँ ये, लेकिन ये बोर्ड पीडीएफ और सारा कंटेंट आप लोग अपनी एप्लीकेशन के अंदर डाउनलोड कर सकते हो, वो मैंने ऑप्शन वहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। मैं कहाँ पर बात कर रहा था, डिस्कशन मेथड की, ठीक है, जैसे आपस में डिस्कशन करते हैं तो बड़ा इफेक्टिव तरीका होता है आपका। कॉन्फ्रेंस हो गई, सेमिनार हो गई, आजकल जाते हो आप लोग किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर या सेमिनार के अंदर जाते हो, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए मुझे एक कॉन्फ्रेंस करनी है अपने स्टाफ के साथ, अरे भाई इनकी समस्या का समाधान और जल्दी करो। मेरी टीम ने एक ने कहा अरे सर अब तो मैं एक टेलिंग कॉलिंग नंबर ला रहे हैं, कई सारे स्टाफ उसके अंदर बैठेंगे, बच्चे कॉल करेंगे और वहां पर और भी जल्दी से जल्दी समाधान होगा। लेकिन सर 100% कभी कोई नहीं कर सकता दुनिया के अंदर, लेकिन यह है कि उसके अंदर कमी आएगी। मैंने कहा अच्छा कमी आएगी, वो कह रहा हाँ कमी आएगी। तो ये कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं हम आपस में, करते रहते हैं, सेमिनार करते हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसा आप लोगों ने देखा होगा केवीएस के अंदर सेमिनार करी थी, जो जो बच्चे रिटर्न के अंदर क्वालिफाई हुए थे तो उनकी सेमिनार करी थी कि भाई आपको इंटरव्यू में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इंटरव्यू की तैयारी आपको कराएंगे, तो ऐसी सेमिनार हुई थी। ये आपके इलेक्शन खत्म हो जाएंगे एक बिहार के अंदर, पता नहीं ये कब होगा, मेरा बार बार टले जा रहा है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, तो बिहार के अंदर एक सेमिनार होनी है, जो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है तो उनको वहां पर बुलाया जाएगा, ठीक है। वर्कशॉप मेथड, इसके माध्यम से भी बच्चा सीखता है। वर्कशॉप मेथड, जब आप लोगों की जॉब लग जाएगी तो बहुत सारी वर्कशॉप लगती है, ठीक है, जहां पर आप डायरेक्ट रूप से चीजों को देखते हो, डायरेक्ट खुद कुछ चीजें करके सीखते हो, तो ऐसी पता नहीं कितनी वर्कशॉप आपकी लगेगी गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद, खासकर आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो होती है ना, उसके अंदर बहुत वर्कशॉप आपको देखने को मिलती है, ठीक। प्रोजेक्ट मेथड, ये भी आपका बड़ा बढ़िया मेथड होता है, जिसमें बच्चा खुद समस्या का समाधान करता है। बच्चे के सामने हम समस्या दे देंगे, कोई भी समस्या दे दी कि तुम्हें जानवरों के नाम लिखने हैं, पौधों के नाम लिखने हैं, बच्चों को हिंट दे दिया, थोड़ा सा तरीका बता दिया, और बच्चा जब खोजबीन करके खुद समस्या का समाधान कर रहा है, तो आपका प्रोजेक्ट मेथड है। प्रोजेक्ट मेथड के अंदर बच्चे ग्रुप में भी सीखते हैं, जैसा आपने देखा होगा छोटे बच्चों को हम चार्ट पेपर दे देते हैं, ठीक है, चार्ट पेपर दे देते हैं,
छोटे बच्चों को हमने दे दिया मान लीजिए चार्ट पेपर, और यहाँ पर उनको ग्रुप में बांट दिया कि हर चार्ट के ऊपर भैया तुम अपने यहाँ पर क्रिएटिविटी दिखाओ। तो किसी बच्चे ने पहाड़ बना दिया, किसी ने घर बना दिया, किसी ने सोलर सिस्टम बना दिया, तो आपस में एक साथ किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं, बढ़िया तरीका है। और प्लेवे मेथड ये तो आपका बेस्ट तरीका ही है, जब बच्चा खुद खेल कूद करके सीखता है, और इसके ऊपर तो सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है खासकर छोटे बच्चे के संदर्भ में, तो क्योंकि इसके माध्यम से बच्चा बड़ा इफेक्टिव तरीके से यहाँ पर सीखता है। ठीक है, ठीक है भाई। पढ़ते हैं उस समय में याद आता है, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। प्रतिमा देवी, बाद में इसलिए भूल जाते हो ना कि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। जितनी देखे, जब मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा था होल एंड पार्ट के अंदर बता रहा था कि कुछ बच्चे तो एकदम सारा पढ़ते रहते हैं, सारा पढ़ लिए एक साथ, और कुछ टुकड़ों में पढ़ते हैं। लेकिन कोशिश करा करिए कि आप जितनी भी हो सके प्रैक्टिस ज्यादा करिए। ये आजकल स्टूडेंट की सबसे गहरी समस्या है, पढ़ लेंगे दुनिया भर का लेकिन प्रैक्टिस उसकी करेंगे नहीं। अरे पहले जितना पढ़ा है पहले उसको तो पक्का कर लो, नहीं और भी आ जाओ, ये भी आ जाओ, वो भी आ जाओ, फलाना सारों को झेल लूंगा मैं एक साथ में। अरे जब प्रैक्टिस नहीं करोगे कहाँ से झेल लोगे सारों को? तो प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए क्लास के शुरुआत में मैंने बताया था, जैसे ही लर्निंग का चैप्टर खत्म हो या कोई भी चैप्टर खत्म हो, तुरंत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, जो आपको मैंने नोट्स के अंदर भी दे रखे हैं और किताबों के अंदर भी दे रखे हैं। ठीक है, आपको तो कहीं कुछ जाने की भी जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एप्लीकेशन के अंदर आपके कोर्स के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। अब जरा बात कर लेते हैं आपके लर्निंग कर्व की बात कर लेते हैं। इसके बाद यार दो क्वेश्चन लिए हुए, बड़े आसान आसान से क्वेश्चन, उसका आंसर अब आप लोग मुझे देना है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है सर, मेरा नाम नहीं आता है, सभी का नाम आता है, ज्यादा दिमाग मत चलाया करो इधर कि मेरा नाम नहीं आता है, लिख कर भेजूंगा फिर सचिन सर मेरा नाम पढ़ लेंगे। ठीक है, आएगा भैया आर्ट ऑफ टीचिंग का मैराथन। मुझे बताइए कि ये जितने भी मेथड मैंने आपको बताए, मतलब चीजें आपको बताई, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत हुई? हाँ ठीक है भाई, मैं समझ गया, मैं सीडीपी किंग हूँ, लेकिन मेरी प्रजा मुझे ये तो बता दो इसके अंदर कोई दिक्कत आई है या नहीं आई है, वो तो मैं समझ गया। तो यूएस का टाइम चेंज कर दीजिए भाई। इसमें बता दो पहले, ये बात बाद में भी कर लेंगे। कोई चीज समझ में आई मतलब नहीं आई, ऐसा कुछ पॉइंट है? सीडीपी का थ्योरी कब, सीडीपी का थ्योरी कब तक एंड हो जाएगा? अब इसमें कुछ ऐसा है जो प्रॉब्लम दिया, कोई दिक्कत आ रही हो किसी कंसेप्ट के अंदर? नो 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 नो, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। मेरा कमेंट जाता है सर, अरे तुम्हारा कमेंट्स भी जाता है, तुम भी आ जाओगे क्लासरूम के अंदर। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर बात करते हैं, बात करते हैं आपके लर्निंग कर्व्स की, बात करते हैं अधिगम वक्र की, बात करते हैं। ठीक है, अब क्या होते हैं लर्निंग कर्व्स, अधिगम वक्र क्या होते हैं? देखिए, जो भी कोई व्यक्ति चीज सीख रहा है, जैसे मान लीजिए आप लोग यहां पर सीख रहे हो, तो जो भी आपकी सीखने की मान लीजिए क्षमता है, या जितनी भी चीज आप लोग सीख रहे हो, उसको जब किसी, आप लोग कह सकते हो किसी डायग्राम के माध्यम से या किसी चार्ट के माध्यम से उसको प्रदर्शित किया जाए, तो ये आपके लर्निंग कर्व होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे सामने कोई चार्ट हो गया, कोई किताब विताब है, मान लो ये मेरे सामने एक चार्ट है, ठीक है, ये मान लो एक पेज है, व्हाइट कलर का पेज है, तो मैंने यहाँ पर क्या काम कर दूंगा कि यहाँ पर आपके लर्निंग कर्व्स बना दूंगा कि देखो ये सीडीपी वाले बच्चे हैं, बहुत शैतानी कर रहे हैं, मैं पूछता हूँ इन्हें कुछ दिक्कत आ रही है, ये लिख के भेजते हैं सर आप सीडीपी किंग हो, सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो। तो मैं इनका लर्निंग कर्व बना रहा हूँ कि शुरू में तो बड़ी स्पीड से सीखते हैं, बाद में कम सीख रहे हैं। कुछ यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछते हैं कि देखो ये शुरू में बढ़िया सीख रहे हैं, कम सीखा, बाद में बढ़िया स्पीड से सीखा। कुछ आप में से ऐसे भी होंगे जो यूं बैठे होंगे, ठीक है, जिन्हें कुछ परवाह ही नहीं है, कभी तेज हो जाएंगे कभी ज्यादा हो जाएंगे। और कुछ ऐसे भी आप में से होंगे जो, अरे सर 1 घंटा पढ़ लिया खत्म, अब दूसरी क्लास, कल भी 1 घंटा पढ़ लिया खत्म, अब दूसरी क्लास। ठीक है, जिनकी समान ही रहती है। तो इस चीज को मैं यहाँ पर डायग्राम से प्रदर्शित कर दूंगा, ये पेज के ऊपर, ठीक है, या इस जो मैंने आपके सामने लिखा चार्ट के ऊपर डायग्राम से मैंने बता दिया कि ये जो मेरे स्टूडेंट पढ़ने वाले यहाँ पर स्टूडेंट है, ये किस स्पीड से सीख रहे हैं, क्या इनकी सीखने की क्षमता है। जब इसको किसी डायग्राम चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए, ये आपका लर्निंग कर्व्स होता है। इसके अंदर आपके 4 प्रकार के कर्व होते हैं, कहीं कहीं पर आपको 3 भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन नजर डाल लीजिए क्योंकि आपके सीटेट के एग्जाम में सिर्फ 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं आया। और दूसरी बार भी जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपके असेसमेंट के अंदर दे दिया था, ठीक है, अदरवाइज एक ही क्वेश्चन अभी तक आया है, लेकिन टेट वगैरह के क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेकिन नजर डाल लीजिए बाई चांस एग्जाम में आ जाए। कौन से होते हैं? पहला आपके सामने लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन कर्व, पहला आपके सामने लिखा हुआ है
स्ट्रेट लाइन कर्व, यानी कि जो आपको लिखा हुआ है सरल रेखीय वक्र, क्या लिखा हुआ है, सरल रेखीय वक्र। अब देखो सरल रेखीय वक्र के अंदर यानी कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन कर्व होते हैं, इसमें ना तो आपकी जो सीखने की स्पीड होती है ना वो ज्यादा होती है ना वो कम होती है, ना तो वो ज्यादा होती है ना वो कम होती है, ठीक है, कुछ भी नहीं होती, वो समान होती है। क्या होती है, समान होती है। ये कैसे समान होती है कि भाई मैंने आज एक घंटे के अंदर, आज मैंने एक घंटे के अंदर एक चैप्टर पढ़ लिया, कल भी एक घंटे के अंदर एक चैप्टर पढ़ूंगा, अगले दिन भी एक घंटे के अंदर एक चैप्टर पढ़ूंगा, कुछ भी हो जाए एक घंटे के अंदर एक ही चैप्टर पढ़ूंगा। क्या करूंगा, एक घंटे के अंदर एक ही चैप्टर पढ़ूंगा और नहीं पढ़ूंगा इससे ज्यादा। अब देखो यहाँ पर सीखने की स्पीड कहीं ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, ना तो कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, सेम ही है। कितना भी कुछ कह ले, एक घंटे के अंदर एक ही चैप्टर पढ़ूंगा जी, इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन कर्व चला गया, सरल रेखीय वक्र जिसे या कहते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है, समझ गया आप लोग इसको। सर क्लियर है टॉपिक, ठीक है, वेरी गुड भाई। अगले कर्व की अगर हम बात करें तो सेकंड कर्व आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है उन्नतोदर वक्र, ठीक है। उन्नतोदर वक्र के अंदर जिसको आप लोग कह सकते हो नेगेटिव कर्व भी कह सकते हो, इसको आप लोग कह सकते हो नेगेटिव कर्व भी आप लोग कह सकते हो। और आप में से कुछ लोगों का ये जरूर देखने को मिल जाएगा और बहुत से लोगों के कई रीजन भी इसके अंदर होंगे। इसमें जो देखो सीखने की जो स्पीड है शुरू में तो ज्यादा हुई, ये देखो सीखने की स्पीड शुरू में ज्यादा बढ़ती जा रही है ना, ये देखो देखो, और उसके बाद ये कम होती जा रही है, उसके बाद ये कम होती जा रही है, ठीक है। तो शुरू में सीखने की स्पीड ज्यादा हुई लेकिन उसके बाद कम हो गई। लेकिन आप लोगों को पता है कि सीखने की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, ये आपकी बढ़ती रहनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको बोला नेगेटिव कर्व बोला। जैसे मान लीजिए आपके शुरू में सीखने की स्पीड ज्यादा थी, अरे भाई 12th क्लास पास हो गई, चलो अब टीचिंग एग्जाम की तैयारी करता हूँ, वो करता हूँ, एक सेकंड। भाई वो बैंक से दो कॉल थे, अदरवाइज मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं उठाता क्लास में, ठीक है, इसलिए उठाने पड़े। देखिए तो ये आपका नेगेटिव कर्व इसलिए बोला क्योंकि शुरू में सीखने की स्पीड ज़्यादा थी और धीरे होते होते कम होती गई। अब मान लीजिए आप में जोश बढ़ा, हट जाओ यार, जैसी 12th क्लास पास होगी उसके बाद मैं अपना टीचिंग एग्जाम की तैयारी करूंगा, जॉब के एग्जाम की तैयारी करूंगा, बढ़िया जॉब लगेगी, समाज में नाम होगा, सब मुझे देखेंगे, मेरी शादी बढ़िया होगी, ठीक है, बड़े ठाट बाट से करूंगा। तो आप लोगों में सीखने की स्पीड पहले ज्यादा मची, पूरी स्पीड से सीख रहे हैं, ये भी सीखा वो भी सीखा। धीरे धीरे पता चलता है यार वैकेंसी तो आ नहीं रही, ठीक है, बहुत टाइम हो गया यार वैकेंसी नहीं आ रही, लेकिन नहीं, सीखते गए सीखते गए सीखते गए, यार कई साल हो गया, जैसे सुपर टैट हो गया यार, 5 साल हो गया। अब जब 5 साल तक वैकेंसी नहीं आएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो आपकी सीखने की स्पीड है कम होती चली जाएगी। यार अब तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी कुछ देखेंगे या इलेक्शन के बाद देख लेंगे। तो आपकी सीखने की स्पीड शुरू में तो बढ़िया जा रही थी, लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया वैकेंसी नहीं आ रही, तो एक ग्राफ नीचे को झुकता चला गया आपका। अरे यार जब वैकेंसी नहीं आ रही क्या करेंगे पढ़ के, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, नेगेटिव कर्व होता है। इसलिए आपको मैंने पहले कह दिया नेगेटिव कर्व नहीं बनाना, आपको बनाना है कौन सा, नतोदर वक्र, यानी कि पॉजिटिव कर्व। कौन सा, पॉजिटिव कर्व बनाना है सीखने के अंदर। कि मान लो शुरू में सीखने की स्पीड कम थी लेकिन धीरे 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 करके बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और उच्चतम स्कोर तक पहुंच गई। शुरू में आपकी सीखने की स्पीड कम थी, अरे यार अभी तो 12th पास करी है, अभी तो घूमना है, अभी तो यार बाहर जा जाके और घूमना है, अभी तो जिम करेंगे, वर्कआउट करेंगे 12th क्लास के बाद, ठीक है, अरे अभी तो कुछ और करेंगे, बाद में देखेंगे। तो शुरू में सीखने की स्पीड कम थी लेकिन उसी टाइम पर आपको एक मोटिवेशन मिला। मोटिवेशन क्या मिला, आपके घर वालों ने कह दी भाई नौकरी ले ले वरना घर के हालात बहुत खराब हो जाएंगे, तो हम लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी काट ली वरना भूखे मर जाओगे। तो आपको यहाँ पर एक मोटिवेशन मिल गया कि अरे यार अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करी, जॉब नहीं मिली तो नाश हो जाएगा, बेइज्जती तो होगी होगी, भूखे और मर जाएंगे। तो आपके अंदर एक जोश यहाँ पर उत्पन्न हो गया, ठीक है, मोटिवेशन आपको मिला। और जो शुरू में सीखने की स्पीड कम थी वो धीरे धीरे करके आपकी इस सीखने की स्पीड आपकी बढ़ती यहाँ पर चलेगी। तो आपका पॉजिटिव कर्व इसलिए मैंने कहा और ये आपके लिए जरूरी है। भले ही आपकी शुरू में सीखने की स्पीड कम हो, भले ही आप शुरू में जैसे भी कुछ रहे होंगे, लेकिन उसके बाद आप प्रेजेंट में किस प्रकार से परफॉर्मेंस कर रहे हो वो आपके लिए यहाँ पर जरूरी होता है, ठीक है। और आप में से ज्यादातर लोगों का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन वाला कर्व वाला तो होगा नहीं कि रोज एक ही सीख रहे हैं, नहीं जी मैं तो एक ही सीखूंगा एक घंटे में एक चैप्टर। इन दोनों में से कौन सा आपका, ये वाला है या नीचे वाला है।
अगला है मिश्रित अधिगम वक्र, जिसको एस कर्व भी बोला जाता है, जिसको एस कर्व भी बोला जाता है। ये देखो, ये एस की यहाँ पर मतलब एक साउंड आ रही है लिखने के अंदर, ये आपको एस जैसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे मेरा सचिन का पहला वर्ड है एस। इसमें क्या होता है, सीखने की स्पीड है ना तो ज्यादा होती है ना यहाँ पर कम होती है, जो सीखने की स्पीड यहाँ पर होती है, ठीक है। ये आपका एस यानी कि मिश्रित वक्र है। कभी ज्यादा भी हो जाती है इसके अंदर, कभी कम भी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा शुरू में कम है, शुरू में कम है, फिर ज्यादा हो गई, फिर कम हो गई, फिर ज्यादा हो गई, फिर कम हो गई, फिर ज्यादा हो गई। ये आपका एस कर्व है, ठीक है। अब इसी के अंदर एक और पॉइंट यहां पर दिया हुआ है, अधिगम पठार, ठीक है। यानी कि लर्निंग प्लेटू यहां पर दिए हुए अधिगम पठार, यानी ये अधिगम में जब आपके सीखने में जब आपकी कमी आ जाए या सीखना आपका रुक जाए, जब आप कोई चीज सीख ही ना पाओ तो क्या होता है, आपका अधिगम के अंदर पठार आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने पॉइंट लिखूं, शारीरिक वजह से, शारीरिक सीमा मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। मान लीजिए आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हो, या कोई भी बच्चा कोई चीज यहाँ पर सीख रहा है, और शरीर में कुछ मान लीजिए ऐसी बीमारी हो गई, बुखार हो गया, कुछ और हो गया, उसका सीखने में मन नहीं करेगा, कहेगा यार जब ठीक हो जाऊंगा तभी सीखूंगा, तभी पढ़ूंगा बाद में। किसी के साथ मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, उसका सीखने में मन नहीं करेगा, अब क्या करूंगा यार पढ़ के, अब कैसे मैं पुलिस की तैयारी करूंगा, फौज की तैयारी करूंगा, मेरा तो एक्सीडेंट हो गया, सही से चल ही नहीं पा रहा हूं मैं। तो उसका क्या हो जाएगा, सीखने में रुक जाएगा, क्या हो जाएगा, सीखना उसका रुक जाएगा। तो यानी उसका अधिगम में क्या हो जाएगा, पठार यहां पर आ जाएगा। मान लीजिए उसके इंटरेस्ट में, यानी कि उसकी जो रुचि होती है और उसके जो मोटिवेशन होता है, मान लीजिए जो उसका मोटिवेशन होता है, अगर इसमें कमी आ जाए, ठीक है। हालांकि इनके अलावा बहुत फैक्टर होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक जनरली ऐसे समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आया नहीं है सीटेट में अधिगम पठार सा। तो अगर इन चीजों में कमी हो जाएगी, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि यार वैकेंसी तो आ ही नहीं रही, तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो आप सीखना कम कर दोगे, छोड़ भाड़ में का कुछ काम धंधा देखता हूँ, अंडे की ठेली लगा लेता हूँ। या लड़की क्या सोचेगी, मैं तो शादी करके सेटल हो जाऊंगी। तो ये क्या हो जाएगा, उसके दिगम में रुक जाएगा कि अब मुझे पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, जब भर्ती नहीं आ रही है तो। यानी जब आपका मोटिवेशन ही नहीं है, जब आपको किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है सीखने में, तो आपका अधिगम कैसे हो जाएगी, लर्निंग कैसे हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भाई मैंने आपको बता दिया, जो जो आपका अधिगम का चैप्टर था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर कोई चीज, कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग बता सकते हो, और जरा इन दो क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग मुझे दीजिए, क्या क्या इनका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सर बहुत कॉल आ रहा है सर, क्या बात है, अरे भाई ये बैंक से कॉल था, दो महत्वपूर्ण कॉल थी बैंक से, ठीक है, और कोई बात नहीं है, जो आप लोग बात पूछते हो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहां तक आप कोई दिक्कत आपको ही, अब मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आप लोगों से, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन के ऊपर आंसर दो। क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार, यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है, जो रचनावादी सिद्धांतकार है, जो आज की बात करते हैं, जो बच्चों को सक्रिय मानते हैं, जो बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद से अपने अनुभव के माध्यम से बात करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं होगा, यानी कि यहां पर आपसे नेगेटिव पूछा है। पहला, ज्ञान व्यक्तिपरक होता है, यानी कि जो आपकी नॉलेज होती है वो सब्जेक्टिव होती है, बिल्कुल ठीक बात है। सब्जेक्टिव कैसे होती है, प्रत्येक पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मान लीजिए मेरी नॉलेज है, मेरी नॉलेज आपसे ज्यादा है, आपकी नॉलेज आपके दोस्त से ज्यादा है, आपके दोस्त की नॉलेज आपसे किसी और दोस्त से थोड़ी और भी कम है। यहां पर तो जो नॉलेज होती है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, किसी के अंदर ज्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कोई भी मेथड्स, कोई भी विधि का यहाँ पर यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर लर्निंग कैसी होती है, लर्निंग होती है सब्जेक्टिव होती है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, उसकी क्षमताओं के अनुरूप यहाँ पर डिपेंड करती है कि कितनी यहाँ पर उसको नॉलेज है। सभी के अंदर एक जैसी समान नॉलेज नहीं होती, सब्जेक्टिव होती है, ठीक है। तो यार ये तो आपका पॉजिटिव है, बात ठीक कह रहा है, क्योंकि नॉलेज सब्जेक्टिव होती है, हमें नेगेटिव ढूंढना है। शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट्स अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करता है, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे मैंने वाइगोत्स्की के अंदर बताया और लर्निंग वाले के अंदर भी बताया कि समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट करके बच्चा सीखता है, तो ये भी यहां पर पॉजिटिव है। तीसरा, प्रभावी अधिगम, याद आ गया इफेक्टिव लर्निंग का, ये मैंने आपको समझाया हुआ था, इफेक्टिव लर्निंग, ठीक है। प्रभावशाली जो आपका अधिगम होता है, इसको सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित यानी कि मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है। बाहरी नहीं होता, आंतरिक रूप से। कैसा, आंतरिक रूप से, एक्सटर्नल नहीं, ये आ जाएगा आपका इंटरनल, ठीक है। एक्सट्रिंसिक जो यहां पर दिया हुआ है, इसकी जगह आप लोग लिख सकते हो
इंटर्नशिक या इंटरनल लिख सकते हो, जो भी आप लोगों को लिखना चाहे इसके अंदर, यानी कि आंतरिक और बाह्य विप्रेरणा होती है। इसके बाद आपका प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का चैप्टर आता है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी, इफेक्टिव लर्निंग जो होती है ना, लर्निंग नहीं करनी, इफेक्टिव लर्निंग करनी है। और वो आपकी तभी होगी जब आप इंटरनल रूप से, आंतरिक रूप से किसी चीज को करने के लिए यहाँ पर उत्सुक रहोगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट रहेगा या जो आपको मोटिवेट करेगी, जैसे जॉब आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव है, और क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का भाई आंसर आपका नेगेटिव हो जाएगा। ज्ञान बहुलवादी और बहुविधिक है, बिल्कुल ठीक बात है। अलग अलग प्रकार से ज्ञान है, मल्टीपल प्रकार से होता है, पता नहीं ज्ञान के कितने प्रकार होते हैं। जैसे ज्ञान के मैंने शुरू में आपको एस्पेक्ट भी बताया था, आपके किस किस प्रकार से आपके एस्पेक्ट होते हैं। तो थर्ड आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। किस आप लोग किसके साथ जा रहे हो? सी थर्ड के साथ। वेरी गुड। ठीक है। अच्छा। यार, इतने खतरनाक कमेंट करते हो तुम, क्या तुम्हारे कमेंट को पकड़े। अगला क्वेश्चन देखो सामने स्क्रीन पर है। एक और लास्ट क्वेश्चन है, लर्निंग खत्म है आपकी। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है, किसमें? ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का जो वक्र होता है, यानी कि जो उनका जो लर्निंग कर्व होता है, क्या वो बेहतर होता है, स्थिर होता है, अवनत होता है, या समान रहता है? बताओ भाई। अब ग्रुप में डिस्कशन का अगर तरीका दिया जाएगा, ठीक है, यानी ग्रुप मेथड के अंदर अगर आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हो, क्या आंसर हो जाएगा इसका आपका सही? वीडियो कैसे स्टॉप है उसमें कंप्यूटर में? है सोनू, वीडियो कैसे स्टॉप है ये वाली? कैसे? बताओ सही आंसर क्या होगा, किसके साथ जा रहे हो? वेरी गुड। बेहतर होता है, कैसा होता है? बेटर होता है। देखो, जब आप ग्रुप में सीख रहे हो, जैसे मैंने बताया ग्रुप के अंदर आप कोई भी चीज सीखते हो, ग्रुप मेथड के अंदर जब मैं आपको बता रहा था, तो आपका चाइल्ड मेथड होता है, ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड आप लोग जिसको कह सकते हो। तो आपका लर्निंग का कर्व हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। हालांकि ये कभी नेगेटिव इसलिए हो जाता है, मतलब ग्रुप ही अगर ऐसा हो गया सारे खतरनाक का, तुम भी खतरनाक, तुम्हारे दोस्त भी खतरनाक, यार आज नहीं पढ़ना, आज चलो घूमने चलते हैं, पढ़ नहीं जाए, चलो घूमने चलते हैं, तो हो गई फिर पढ़ाई। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर ग्रुप मेथड की बात उनकी हो रही है, जैसे मान लीजिए आप कोई इसी टॉपिक पर एक साथ पढ़ रहे हो, टीचर ने आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया साथ में करने के लिए, उस पर एक साथ में यहाँ पर कोई चीज सीख रहे हो। तो जब भी ग्रुप मेथड करोगे या पीयर ट्यूटरिंग करोगे, अपने सहपाठियों के साथ पढ़ोगे, तो जो आपकी लर्निंग का कर्व होता है वो बेहतर होता है, पहले की तुलना में अधिक होता है। तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा सही, ठीक है। तो भाई ये आपका लर्निंग का चैप्टर था, यहाँ पर हो गया खत्म। अगर कोई आपका डाउट बचता है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लिया करो, या टॉपिक को दोबारा देख लिया करो। वीडियो को दोबारा देख लोगे तो वो सभी कंसेप्ट आपकी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो लर्निंग का चैप्टर खत्म होता है। बताओ अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो बताइए, ठीक है। ठीक है। आंसर आप सभी लोग यहाँ पर ठीक दे, भाई कमेंट चला दे, इसमें थोड़ा सा 15 सेकंड का पीछे आ जाता है कभी कभी। ठीक है, स्क्रीन पर बड़ा कर दियो। सर आपकी क्लास में नींद नहीं आता और सबकी में आ जाता है। अच्छा, नींद मत लो भाई, जॉब लग जाएगी उसके बाद जी भर के सोया करो, ठीक है। और बताओ, कोई क्वेश्चन बचा हो, कोई पॉइंट बचा हो, कोई कंसेप्ट बचा हो जो आपकी समझ में नहीं है? सर बुक भी लेनी है सीटेट की हार्ड वाली, ठीक है भाई। अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर जाके देखिए, अभी भी बेस्ट सेलर बनी हुई है किताब, अगर आपको हार्ड कॉपी लेनी है। तो कौन सा प्रीवियसर लगाए? नोट्स के अंदर आपको सारे प्रीवियसर के दिए हुए हैं, और जो मेरी किताब की जो ई पीडीएफ मिली हुई है ना, उसमें आपको दिए हुए हैं ये क्वेश्चन लर्निंग से जुड़े हुए, ठीक है। तो जैसे आप लोग ई बुक को खोलोगे ना, तो लर्निंग से जुड़े हुए मैंने टॉपिक वाइज पीवाईक्यू दे रखे हैं, तो आप उनको वहां पर सोल्व करो। आप लोग देखो, मोटिवेशन एंड लर्निंग का चैप्टर है, उसके अंदर लर्निंग वाले क्वेश्चन दे रखे, वो आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। नम्रता कुमारी पढ़ लिया कमेंट्स, ठीक है। ठीक है भाई। ठीक, यानी कोई डाउट आपका बचा नहीं है, अगर कोई डाउट बचता है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। कोई ऐसा डाउट आ नहीं रहा है? तो लर्निंग प्लेटो फिर से बता दीजिए, अधिगम पठार। अच्छा एक बात बताओ, जैसा आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो, मैंने क्या बताया,
आप लोग पढ़ रहे हो भाई, सीटेट की तैयारी करनी है, सीटेट के बाद क्या काम करोगे? फॉर एग्जांपल सुपर टेट की तैयारी करनी, मेरे मुंह से सुपर चैट ही निकल रहा है, पता नहीं क्यों 3 बार निकल गया। मान लो आपको सुपर टेट की तैयारी करनी है, मान लो बीपीएससी की तैयारी करनी है, डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करनी है, अब वैकेंसी नहीं आ रही, 1 साल हो गया, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, नहीं यू कैन डू इट, पढ़ सकते हो तुम, कोई नहीं, कभी करना कभी तो वैकेंसी आएगी। 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, छठी साल में किताब फेंक के मारोगे, भाड़ में जाए जो है, आई वैकेंसी, 6 साल हमारे ऐसे निकलवा दिए, ठीक है, वैकेंसी वैकेंसी कोई कुछ नहीं आ रही, अब नहीं पढ़ूंगा मैं, तो आपके अधिगम में पठार आ गया, यानी अधिगम वहां पर आपका रुक जाएगा। एक और एग्जाम्पल से समझिए, आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो, नहीं लड़की यहाँ पर पढ़ रही, नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे मास्टाइन बनना है, मैं टीचर बनूंगी, ठीक है, और समाज में फिर मेरा एक नाम होगा, तो लड़की ने पढ़ना शुरू करा, खूब पढ़ रही है, दबा दबा के खूब पढ़ रही है लड़की यहाँ पर, ठीक है, पढ़ने पढ़ते पढ़ते मान लीजिए कभी पढ़ने में कम स्पीड कम हुई, ज़्यादा हुई, लेकिन लड़की पढ़ रही है, नहीं नहीं मुझे तो मास्टाइन बनना है, मुझे तो सरकारी नौकरी लेनी है, घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी करवा दी, तुम्हारी शादी है भाई 1 महीने बाद, और ये लड़का है, इससे शादी होगी, लड़के ने शादी के बाद कह दी पढ़ने वढ़ने करी माँ, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, अब घर के जितने भी काम है वो तुम्हें करने हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अधिगम पठार, अधिगम वही रुक जाएगी, क्योंकि घर वालों ने तुरंत शादी कराई, दिमाग खराब हो गया, अभी से शादी करवा दी, अभी तो मुझे सरकारी नौकरी लेनी थी, ऊपर से पति भी ऐसा मिल गया, आते कह दिया पढ़ना नहीं है तुम्हें, जब पति ने मना कर दिया फिर क्या काम करोगी? पढ़ोगी, तो वही आपकी अधिगम में पठार आ जाएगा, अधिगम वही रुक जाएगा, तो ये आपका अधिगम पठार होता है, ठीक है। और कोई पॉइंट? नो डाउट, नो डाउट। फीडबैक का सर, क्लास कैसे करे, ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया है, तो भाई अभी कितनी क्लास हो गई होगी मुझे नहीं पता, जैसे सारी क्लास क्योंकि लाइव के बाद आपकी रिकॉर्डेड में चली जाती है, तो जैसा आप लोग रोज एडमिशन लेते हैं ना बच्चे, तो यार पुरानी क्लास तो आपको करनी पड़ेगी, पुरानी उसका तो कुछ समाधान है ही नहीं, तो पुरानी क्लासेज आप लोग करिए, ठीक है, जैसा है। और हाँ, उससे मुझे रिकॉर्डेड से ध्यान है, मुझे आपकी वो करवानी है, दोनों इसमें लिख ले भाई, इनकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लिख ले, हाँ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, एनईपी 2020 और एनसीएफ, ये 2 वीडियो मुझे अपलोड, 3 वीडियो मुझे करवानी है, ठीक है। एनईपी, हाँ ये एप्लीकेशन के अंदर है एनईपी, और ये एनसीएफ, एनसीएफ 2005। पढ़ना तो पड़ेगा भाई, और कोई सोल्यूशन नहीं है, इतनी लेट पढ़ना क्यों स्टार्ट करा, बाकी के बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, पहले से एडमिशन लेके लगे पड़े, लेकिन आप लोग अभी भी कवर कर जाओगे, इतना मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। तो सीडीबी की तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो, अगर आप एग्जाम से मुझे 1 हफ्ता पहले का भी टाइम दे दोगे ना, तो भी मैं आप सीडीबी के अंदर आपको बहुत बढ़िया नंबर दिलवा दूंगा, ठीक है। बशर्ते जो मैं कहता जा रहा हूँ उसको करते जाइए, उस चीज़ को पढ़ते जाइए, ठीक है। नो डाउट सर, नो डाउट, नो डाउट, ठीक है, नो डाउट। चलो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मोटिवेशन का पढ़ेंगे, बाकी कुछ क्लासेज है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।